हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आपको क्रेट एग्जामिनेशन जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने वाली है उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन सिखा रही हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी रिगार्डिंग मोर देन 50 MCQ सिखाऊंगी विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज क्रेट एग्जामिनेशन में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो देन ऑब्वियसली आप क्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिविजन PDF मिलता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिविजन PDF आप सभी लोग एक ही PDF में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो एंड गारंटीड आपको 80% MCQs यहाँ से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ क्रेट एग्जाम। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देखो कोर्स की फीस बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। ओके, सो स्टूडेंट्स इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रॉपरली प्रोवाइड करती है ताकि आप सभी का PhD के लिए एडमिशन हो जाए टू द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी देती है कि आप गारंटीड क्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो, मतलब लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों भी। ओके, so now let us start. Now the question 1 is, unlike the non-parametric tests, parametric test make certain assumptions about dash. So basically जो parametric test होते हैं वो हम लोग करते हैं and those are basically upon the certain assumptions. So वो assumptions क्या है जो कि assumptions हम सभी लोग non-parametric test में करते नहीं है। सो ये दोनों भी टेस्ट्स एक्चुअली स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स है एंड इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। सो लेट अस सी दैट डिफरेंस वन बाय वन। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा होता है ओके उसको एब्सोल्यूट नंबर होता है, मतलब जो डेटा होता है उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देते हैं एंड उनको हम लोग प्रॉपरली मेजर भी कर सकते हैं। ओके, एंड जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है विच इज़ द basic assumption of parametric test. Okay, and now the sample size is very large in parametric test and assumption on population parameters, मतलब जैसे कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों के ऊपर भी यहाँ पे assumptions हम लोग करते हैं। एंड जो पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल्स है वो है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, मल्टीपल रिग्रेशन, टू वे अनोवा एंड ये सारे टेस्ट हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे, सो डोंट वरी। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एग्जैक्टली है क्या? ओके, सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली बेस्ड अपॉन रैंक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप एब्सोल्यूट नंबर्स दे रहे हो डेटा को, वैसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप एब्सोल्यूट नंबर्स देते नहीं हो, बेसिकली आप उनको रैंकिंग्स देते हो। ओके, रैंकिंग्स देते हो एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं एंड सैम्पल साइज यहाँ की स्मॉल होती है। ओके, एंड यहाँ पे कोई भी अजम्पशन नहीं होता है रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जैसे कि यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जो एग्जाम्पल्स है वो है chi-square टेस्ट, क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, मेडियन, विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर्स, साइन रैंक्स टेस्ट एंड ये सब टेस्ट हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट अस सी ओवर हियर ऑप्शंस, सैम्पल साइज, पॉपुलेशन साइज, अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ द अबव। सो जैसे कि आपने देखा दोनों ही डिफरेंसेस को, सो जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके बारे में पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग अजम्पशंस करते हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो बेसिकली नॉर्मल होना चाहिए पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग ऐसा कोई भी अजम्पशन करते नहीं है एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी over here 3, that is underlying distribution. Okay,
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक मेथड. सो इनमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, साइन टेस्ट या फिर ऑल दी अबव. सो यहाँ पे जो टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट है ये दोनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके एंड जो साइन टेस्ट है ये बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन कि ये टेस्ट एग्जैक्टली है क्या. सो नाउ जो टी टेस्ट है ओके ये हमें बेसिकली बताता है कि वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यूज ओके व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन. ओके सो ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि एग्जैक्टली दो अगर ग्रुप्स है हमारे पास ओके एंड अगर आप उनकी मीन वैल्यूज निकालते हो सो इन मीन वैल्यूज में कोई डिफरेंस है या नहीं ये हमें टी टेस्ट बताता है. एंड इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके पॉपुलेशन का वो बेसिकली नॉर्मल होता है एंड दैट्स व्हाई ये पैरामेट्रिक टेस्ट है. एंड एज वेल यहाँ पे जो सैम्पल साइज होती है वो स्मॉल होती है एंड विच इज़ लेस दैन 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता नहीं होता है. ओके बट पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसे कि हमने देखा कि सैम्पल साइज ये लार्ज होती है बट टी टेस्ट दो इट इज़ पैरामेट्रिक बट इसकी जो सैम्पल साइज है वो स्मॉल है. ओके नाउ व्हाट इज जेड टेस्ट. सो अगेन जेड टेस्ट भी हमें यही बताता है कि पॉपुलेशन है हमारे पास एंड हमारे पास दो ग्रुप्स है. सो उन दो ग्रुप्स के मीन्स में अगर कोई डिफरेंस है या नहीं. बट यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज होती है वो ज़्यादा होती है बेसिकली विच इज़ ग्रेटर दैन 30. ओके एंड एज वेल यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो पता होती है. ओके एंड जेड टेस्ट अगेन इट इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट. ओके नाउ जो साइन टेस्ट है ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम नहीं करते हैं पॉपुलेशन का जैसे हम लोग टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट में करते हैं. सो बेसिकली साइन टेस्ट जो है ये कंपेयर करता है साइजेस ऑफ टू ग्रुप्स को. ओके मतलब अगर आपके पास दो ग्रुप्स है देन उनके साइजेस को यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्टरनेटिव टू वन सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट. मतलब अगर आप किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप टी टेस्ट यहाँ पे नहीं कर पाते हो देन ऑल्टरनेटिवली आप साइन टेस्ट कर सकते हो बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेटिव टू द टी टेस्ट. ओके एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर. काई स्क्वायर टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. देखो काई स्क्वायर टेस्ट ये किसका एग्जाम्पल है वेदर इट इज पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और सर्वे टेस्ट. सो हम यहाँ पे सिर्फ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देख रहे हैं एंड स्टैटिस्टिक्स में दोनों ही टेस्ट होते हैं मतलब पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड दैट्स वाई आपके जो नीचे के दो ऑप्शंस है वो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे. सो बेसिकली स्टूडेंट्स काई स्क्वायर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके बिकॉज काई स्क्वायर टेस्ट में हम लोग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का वो यहाँ पे अज्यूम नहीं करते हैं बेसिकली. एंड काई स्क्वायर टेस्ट के भी अगेन दो टाइप्स होते हैं एंड उनमें से पहला है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. ओके टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिटर्मिन करते हैं कि वेदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है एंड बेसिकली जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है या नहीं. सो दिस इज नथिंग बट द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. एंड जो दूसरा टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट वो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स. ओके टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेदर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई एग्जैक्टली को रिलेशन है या नहीं एंड ये दोनों भी टेस्ट बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2 ओवर हियर. The Kruskal-Wallis test is the non-parametric alternative to the. Now Kruskal-Wallis टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है बट ये किसके लिए अल्टरनेटिव टेस्ट है. सो बेसिकली हर एक पैरामेट्रिक टेस्ट का
नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में एक ऑल्टरनेटिव होता है। सो इसका मतलब ये है कि किसी भी वजह से अगर आप पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं कर पाते हो, अगर आप अजम्पशंस फुलफिल नहीं कर पाते हो, देन इन दैट सिचुएशन आप उसके लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो, मतलब विच इज ऑल्टरनेटिव टू द पैरामेट्रिक टेस्ट। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई क्रुस्कल वैलिस टेस्ट ये किस पैरामेट्रिक टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। So whether it is factorial design or one way ANOVA or two way ANOVA or none of these. So basically students ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट से, मतलब फैक्टोरियल डिज़ाइन, वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा, ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट से, बट इनमें से सिर्फ एक ही क्रुस्कल वैलिस टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है एंड वो है वन वे अनोवा। So let me explain you why. Because जो क्रुस्कल वैलिस टेस्ट है, basically it compares two or more independent samples of equal or different sample sizes. So basically अगर आपके पास equal या फिर different sample sizes है, ओके, सो उनको हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दो से भी ज़्यादा सैंपल को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। एंड बेसिकली वन वे अनोवा में भी हम लोग यही करते हैं, बट वन वे अनोवा ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर अजम्पशंस को हमें गाइड करना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। बट अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप वन वे अनोवा नहीं कर पाते हो, देन इन दैट सिचुएशन आप क्रुस्कल वैलिस टेस्ट करोगे। सो दोनों के भी ऑब्जेक्टिव सेम ही रहते हैं, बट अजम्पशंस डिफरेंट होते हैं। सो वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा में एक ही डिफरेंस होता है, वो है कि वन वे अनोवा में हम लोग सिर्फ एक ही फैक्टर को मेजर करते हैं एंड हम लोग सिर्फ उनको ही देखते हैं कि वेदर दे आर डिफरेंट इन द ग्रुप्स और नॉट। बट टू वे अनोवा में हम लोग ऐसे दो फैक्टर्स को मेजर करके उनके डिफरेंसेस देखते हैं, ओके, मतलब दो फैक्टर्स, एंड दैट्स व्हाई इसको वन वे अनोवा कहा जाता है एंड इसको टू वे अनोवा कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि दो से भी ज़्यादा वेरिएबल्स को या फिर दो से भी ज़्यादा ग्रुप्स को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप टी टेस्ट में सिर्फ दो ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो, जेड टेस्ट में भी दो ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो, बट क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, वन वे अनोवा या फिर टू वे अनोवा, इन तीनों भी टेस्ट में आप दो से भी ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो एंड वो भी जो सैम्पल्स साइजेस होती है, ओके, वो बेसिकली इक्वल साइजेस होती है या फिर डिफरेंट होती है, ओके, इट डज नॉट मैटर। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 2, ओके। Which of the following tests will you use to find out whether children's motivation to succeed at school is related to the size, ethnicity and socio-economic status of their families? So आप इनमें से कौन से टेस्ट को करोगे अगर आपको जानना है कि जो चिल्ड्रंस मोटिवेशन है, ओके, टू सक्सीड एट स्कूल, सो ये मोटिवेशन एग्जैक्टली किसके साथ कैसे रिलेट करता है, मतलब साइज के साथ वो कैसे रिलेट करता है, एथनिसिटी के साथ वो कैसे रिलेट करता है, एंड एज वेल चिल्ड्रन के जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उनके फैमिलीज की, उसके साथ भी कैसे रिलेट करता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे, देन यहाँ पे चिल्ड्रंस मोटिवेशन ये एक वेरिएबल है एंड बेसिकली ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ओके, बिकॉज आपको यहाँ पे इसको टेस्ट करना है, ओके, एंड जो साइज है, एथनिसिटी है एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये तीनों भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है ये आपको यहाँ पे टेस्ट करना है। सो अगर आपको ऐसे करना होता है, देन आप इनमें से कौन से टेस्ट को फॉलो करोगे? सो वेदर काई स्क्वायर टेस्ट को करोगे या फिर क्रुस्कल वैलिस टेस्ट को करोगे या फिर मल्टीपल रिग्रेशन या फिर टू वे अनोवा। सो आप इन सच सिचुएशन आप मल्टीपल रिग्रेशन को फॉलो करोगे, बिकॉज मल्टीपल रिग्रेशन ये एक ऐसी टेस्ट है जिसमें हम सभी लोग एक से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है, और यू कैन से कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी सारे हैं टेस्ट में, ओके, उनका जो रिलेशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कैसा है उसको हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। बट बाकी के टेस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट में आप सिर्फ दो ही
ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो। अगेन क्रुस्कल वैलिस टेस्ट में आप 2 ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो। टू वे अनोवा में भी अगेन आप 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो। बट यहाँ पे आप वेरिएबल्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके, उनको आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। बट इन बाकी के टेस्ट में यहाँ पे सिर्फ दो यहाँ पे अगर ग्रुप साइजेस ज़्यादा है, मतलब अगर एक से भी ज़्यादा या फिर 2 से भी ज़्यादा ग्रुप्स हो, बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो 2 ही रहते हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट एंड एक डिपेंडेंट। ऑल ऑफ यू गेटिंग? बट मल्टीपल रिग्रेशन में 2 से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं एंड एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई इन सच केसेस आप मल्टीपल रिग्रेशन को फॉलो करोगे। ओके, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 3। ओके, which of the following are the assumptions underlying the use of parametric statistics? So again आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से assumptions आप फॉलो करते हो जब भी आप पैरामेट्रिक टेस्ट करते हो। So let us see here, the variable being studied is continuous। मतलब जिन वेरिएबल के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, सो बेसिकली ये वेरिएबल्स कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है कि उनकी जो वैल्यूज होती है वो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए एंड एज वेल यहाँ पे रेशोज भी चलेंगे, जैसे कि 2/3, 3/4 एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे जो आंसर्स मिलेंगे वो बेसिकली डेसिमल पॉइंट के फॉर्मेट में मिलेंगे, मतलब 2.1, 2.2, 2.3 लाइक दैट। मतलब ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स रहेंगे। ओके, मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। सो जो मेजरमेंट्स नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के आधार पर होते हैं उसमें हम लोग डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स को क्लासीफाई करते हैं या फिर उनको रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, स्कोर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आपका जो डेटा है और यू कैन से कि जो पॉपुलेशन है उसका जो डेटा है, सो बेसिकली दैट होल पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरियांसेस ओवर 2 ग्रुप्स आर इक्वल। मतलब अगर आप 2 ग्रुप्स को यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हो देन उनके जो वेरियांसेस होते हैं वो वेरियांसेस इक्वल होने चाहिए एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी स्टूडेंट्स 2, दैट इज A, C एंड D ओनली। बिकॉज देखो कंटिन्यूस वेरिएबल तो होने चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होती है उसमें जो डेटा होता है उनको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हम उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं एंड दैट्स ये एक अजम्पशन रहेगा। एज वेल मेजरमेंट्स यहाँ के नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के आधार पर होते नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ये अजम्पशन यहाँ पे नहीं आएगा। एज वेल ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है एंड एज वेल कई केसेस में हमने देखा, जैसे कि Z टेस्ट है, ओके, उसमें हमने देखा कि जो वेरिएंसेस होते हैं 2 ग्रुप्स के वो इक्वल होने चाहिए। सो दिस इज द अनदर अजम्पशन एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2। ओके, in testing for the difference between 2 populations it is possible to use। so अगर आपको 2 populations के बीच का जो difference है उसको अगर टेस्ट करना है then in that situation आप कौन से टेस्ट को करोगे। so whether you will use Wilcoxon rank sum test or the sign test or either of the above or none of these। so basically students let us see first of all कि ये दोनों टेस्ट exactly है क्या। सो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट जो है दिस इज द ऑल्टरनेटिव टू सैंपल टी टेस्ट। ओके, 2 सैंपल टी टेस्ट का ये ऑल्टरनेटिव है, यानी कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड जैसे कि हमने देखा कि टी टेस्ट ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें हम 2 ग्रुप्स के मीन्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एंड वी विल सी कि वेदर दोज मीन्स आर सिग्निफिकेंट और नॉट एंड दैट्स व्हाई विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट ये एक 2 सैंपल टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। देन इसका मतलब ये है कि बाय यूज ऑफ विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट हम सभी लोग 2 पॉपुलेशंस के डिफरेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं बाय टेस्टिंग देयर मीन्स बेसिकली। सो ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन सच सिचुएशंस। एंड जो साइन टेस्ट है, ओके, साइन टेस्ट
सो बेसिकली इसमें भी हम लोग दो ग्रुप्स के साइजेस को कंपेयर करते हैं एंड दिस इज द ऑल्टरनेटिव टू वन सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट. सो अगेन यहाँ पे भी हम सभी लोग दो पॉपुलेशंस के डिफरेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड साइन टेस्ट भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि हमने इसी वीडियो में देखा था, राइट. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज ईदर ऑफ द अबव. सो अगर आपको दो पॉपुलेशंस के डिफरेंसेस को टेस्ट करना है देन आप इनमें से कौन से भी टेस्ट को फॉलो कर सकते हो. मतलब विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट को भी आप कर सकते हो एंड एज वेल आप साइन टेस्ट को भी कर सकते हो एंड ये दोनों भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके, if a chi-square goodness of fit test has 6 categories and capital N is 30, then the correct number of degrees of freedom is. So now students, अगर आप chi-square goodness of fit टेस्ट करते हो, यानी कि अगर आपको यहाँ पे जानना है कि exactly जो expected values है and जो values आपको मिली है, so उनमें कोई difference exactly है या नहीं. So if you want to test this, then in that situation आप क्या करोगे, chi-square goodness of fit test करोगे. So अगर chi-square goodness of fit test में अगर 6 categories है, so यहाँ पे 6 categories का मतलब होता है 6 number of groups. ओके, एंड कैपिटल N है 30. सो कैपिटल N का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल साइज. सो बेसिकली दिस इज 30. सो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करने. सो व्हाट इज एग्जैक्टली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके स्टडी में. ओके, सो दोज आर नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इनको जानने में बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए बिकॉज इफ यू नो द number of independent variables under your study then you can calculate the dependent variable over here, okay, by using the number of इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ऑल ऑफ यू गेटिंग, बिकॉज अगर आपको पता है कि इतने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके स्टडी में देन यू कैन बेसिकली स्टडी और यू कैन बेसिकली मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर हियर. सो यू कैन से कि जितने भी सारे फ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है आपके स्टडी में उसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जाता है. एंड अगर आप chi-square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर रहे हो एंड अगर आपके पास 6 नंबर ऑफ ग्रुप्स है देन आपका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा उसका जो फॉर्मूला है वो है DF इज इक्वल टू K-1 एंड K का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड DF मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा वो रहेगा 6 - 1 5 एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये बेसिकली हर एक टेस्ट के लिए अलग होता है. मतलब आई मीन टू से दैट कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो हर एक टेस्ट के लिए डिफरेंट है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है क्या. सो जैसे कि यहाँ पे chi-square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया है. बट अगर कोई दूसरी टेस्ट यहाँ पे आपको पूछी गई है जैसे कि टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, देन इन दैट सिचुएशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट रहेगा. ओके, द नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ एन अनपेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट इज. सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट देखोगे एंड टू व्हाट एग्जैक्टली अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट वो क्या है. सो साइन टेस्ट या फिर विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट या फिर मैन विटनी यू टेस्ट या फिर क्रुस्कल वैलीज टेस्ट. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा था, अगर आप साइन टेस्ट देखोगे देन ये किसका ऑल्टरनेटिव है स्टूडेंट्स. दिस इज ऑल्टरनेटिव टू वन सैंपल टी टेस्ट, राइट. ये हमने देखा वन सैंपल टी टेस्ट और यू कैन से दिस इज ऑल्टरनेटिव टू पेयर्ड टी टेस्ट. ओके, सो ये तो आपका आंसर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे आपको अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के लिए पूछा है. सो दिस गेट एलिमिनेटेड. अगेन विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ये बेसिकली 2 सैंपल टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है, राइट. सो ये भी अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा. सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड. क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, ये किसका ऑल्टरनेटिव है, वन वे अनोवा, जो कि हमने इसी सेशन में देखा था, राइट. सो ये भी एलिमिनेट हो गया एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी मैन विटनी यू टेस्ट. ओके, सो मैन विटनी यू टेस्ट ये अनपेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग. एंड बेसिकली मैन विटनी यू टेस्ट जो है बेसिकली इट इन्वेस्टिगेट वेदर
2 independent samples were selected from population having same distribution or not, ये हमें ये बताता है. And as well it is based on comparison of every observation in first sample with every observation in other sample. All of you getting? And that's why ये एक unpaired samples t test का non parametric equivalent है, मतलब alternative है. Okay? Next is in a Wilcoxon rank sum test. Okay, so Wilcoxon ranked sum test में अगर ये होता है then what will happen? So ties never affect the decision, मतलब ties decision को affect नहीं करता है. ties always affect the decision, मतलब ties decision को always affect करता है, या फिर ties within one sample may affect the decision, मतलब एक ही sample में अगर tie होता है देन वो डिसीजन को अफेक्ट करता है, या फिर टाइज बिटवीन द 2 सैंपल्स में अफेक्ट द डिसीजन, मतलब 2 सैंपल्स के बीच के टाइज को ये मे भी अफेक्ट कर सकता है. सो बेसिकली योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 2, दैट इज टाइज ऑलवेज अफेक्ट द डिसीजन. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है, ओके, so this is alternative to what? 2 sample t test. ओके, एंड हमने देखा कि टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग 2 ग्रुप्स के मीन्स को कैलकुलेट करके देखते हैं कि वेदर दोज मीन्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं. सो अगर इनके जो मीन्स है, ओके, उनमें अगर टाइज क्रिएट होते हैं, मतलब अगर उनकी वैल्यूज इक्वल है, देन ऑब्वियसली because of the equal values, okay, because of the ties, okay, हमारे जो डिसीजन है उनके ऊपर काफ़ी अफेक्ट होता है, मतलब टाइज ऑलवेज अफेक्ट द डिसीजन. ओके, एंड दैट्स वाई अगर टाइज आती है देन ऑब्वियसली आपको ये टेस्ट फिर से करने की ज़रूरत है. ओके, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज टाइज ऑलवेज अफेक्ट द डिसीजन. ओके, when using the sign test, if 2 scores are tied then V. so again अगर आप sign test करते हो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के लिए पूछा था, वैसे ही अगर आप साइन टेस्ट करते हो एंड उसमें अगर 2 स्कोर्स का टाई होता है देन हमें उन स्कोर्स को काउंट करना चाहिए या फिर डिस्कार्ड करना चाहिए, या फिर डिपेंड्स अपॉन द स्कोर्स, मतलब स्कोर्स की वैल्यूज क्या है उनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड रहेगी, या फिर नन ऑफ दीज. So basically students your correct answer should be 2 over here, that is discard them. जैसे कि हमने देखा कि अगर टाइज होते हैं देन टाइज की वजह से ऑलवेज हमारे डिसीजन पे इफेक्ट होता है, एंड दैट्स वाई अगर टाइज आते हैं देन वी शुड डिस्कार्ड द वैल्यूज, वी शुड डिस्कार्ड द स्कोर्स. ओके, the runs test results in rejecting the null hypothesis of randomness when. Okay, so you know अगर आप रन्स टेस्ट कर रहे हो एंड इन दैट सिचुएशन अगर आपको नल हाइपोथेसिस की वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ती है, ओके, सो वो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू आपको किस सिचुएशन में रिजेक्ट करनी पड़ती है. ओके, सो देयर इज एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ रन्स, सो अगर वहाँ पे अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ रन्स है तो, या फिर देर इज एन अनयूजुअली स्मॉल नंबर ऑफ रन्स, अगर वहाँ पे अनयूजुअली स्मॉल नंबर ऑफ रन्स है तो, या फिर ईदर ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज. सो बेसिकली स्टूडेंट्स लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि रन्स टेस्ट एग्जैक्टली है क्या. ओके, सो रन्स टेस्ट एग्जामाइन्स वेदर अ स्ट्रिंग ऑफ डेटा इज ऑकरिंग रैंडमली फ्रॉम स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली आपके पास एक डेटा की सीरीज है, ओके, एंड उस डेटा की सीरीज में जो डेटा है, ओके, सो बेसिकली वो डेटा रैंडमली है या फिर नहीं है, ये हमें रन्स टेस्ट बताता है एग्जैक्टली. ओके, सो बेसिकली रन्स टेस्ट एनालाइजेस ऑकरेंस ऑफ सिमिलर इवेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय इवेंट्स दैट आर डिफरेंट. ओके, मतलब सिमिलर इवेंट्स के ऑकरेंस जो होते हैं उनको हम रन्स टेस्ट से एनालाइज कर सकते हैं. सो बेसिकली ये जो रन्स है ये है क्या एग्जैक्टली. ओके, सो रन्स का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज, मतलब सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज, उनको रन्स कहा जाता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज है एंड 1 से लेकर 5 तक
ओके, सो बेसिकली दिस विल बी योर इंक्रीजिंग वैल्यूज, ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड 5 से लेकर 1 तक विल बी योर डिक्रीजिंग वैल्यूज. सो इनकी जो सीरीज होती है उसे रन्स कहा जाता है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड दैट्स वाई अगर ये जो सीरीज ऑफ वैल्यूज होती है, ओके, वो अगर बहुत ही ज्यादा वैल्यूज है, मतलब सीरीज अगर बहुत ही ज्यादा है या फिर सीरीज अगर बहुत ही कम है, ओके, देन इन दैट सिचुएशन जो नल हाइपोथेसिस होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. मतलब नल हाइपोथेसिस ऑफ रैंडमनेस को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है इन बोथ द सिचुएशंस, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज ईदर ऑफ द अबव. मतलब ये जो रन्स है, मतलब सीरीज है, ओके, उनकी जो वो अगर है एंड अगर उनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा है या फिर अगर उनकी वैल्यूज बहुत कम है, सो इन दोनों भी सिचुएशंस में आप नल हाइपोथेसिस ऑफ रैंडमनेस को रिजेक्ट करोगे इन द रन्स टेस्ट. मतलब एक ही अगर सिचुएशन इनमें आती है देन आप फिर भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो. ओके, टू परफॉर्म अ रन्स टेस्ट फॉर रैंडमनेस द डेटा मस्ट बी. सो अगर आपको रन्स टेस्ट फॉर रैंडमनेस को परफॉर्म करना है देन उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब डेटा किस प्रकार का होना चाहिए, वेदर द डेटा शुड बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 2 क्लासिफिकेशंस और डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली 2 क्लासिफिकेशंस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आपको रन टेस्ट को परफॉर्म करना है देन डेटा को आपको एग्जैक्टली 2 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करना है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि रन्स का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 से लेकर 5 तक इंक्रीजिंग वैल्यूज है, एंड अगर आपको इन वैल्यूज के ऊपर अगर आपको रन्स टेस्ट को करना है देन आप क्या करोगे, इनका मीडियन निकालोगे. ओके, मतलब 1 2 3 4 5. सो हियर योर मीडियन विल बी 3. सो मीडियन के पीछे के जो नंबर्स होंगे वो एक ग्रुप में आएंगे, ओके, 1 ग्रुप, एंड मीडियन के बाद में जो नंबर्स होंगे वो बेसिकली सेकेंड ग्रुप में आएंगे, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू क्लासीफाई एग्जैक्टली योर डेटा इनटू 2 क्लासिफिकेशंस. ओके, एंड यहाँ पे जो वैल्यूज मीडियन से भी ज़्यादा होती है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 4 and 5, ओके, मतलब यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप में जितनी भी सारी वैल्यूज है उनको आप प्लस साइन देते हो, एंड जो वैल्यूज मीडियन से कम होती है यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी सारे वैल्यूज हैं उनको हम लोग माइनस साइन देते हैं. ओके, and that's why your correct answer over here should be 4. okay, so accordingly आप यहाँ पे runs test करते हो. okay, when testing for randomness we can use, now again आपको वही question पूछा है, and now this question is really very easy. अगर आपको randomness के लिए टेस्ट करना है then in that situation आप कौन से टेस्ट को फॉलो करोगे, वेदर यू विल फॉलो मैन व्हिटनी यू टेस्ट या फिर साइन टेस्ट या फिर रन्स टेस्ट या फिर नन ऑफ दिस. सो ऑब्वियसली जैसे कि हमने देखा अभी कि इन सच सिचुएशंस आप रन टेस्ट को करोगे बिकॉज रन्स टेस्ट इज ओनली फॉर रैंडमनेस. ओके, रैंडमनेस को असेस करने के लिए आप रन्स टेस्ट को करोगे, एंड मैन व्हिटनी यू टेस्ट ये टी टेस्ट का क्या है, और यू कैन से अनपेयर्ड टी टेस्ट का ये ऑल्टरनेटिव है, एंड साइन टेस्ट ये वन सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है. राइट, ओके, सो इन दोनों के भी ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, एंड अगर आपको रैंडमनेस के लिए टेस्ट करना है देन इन दैट सिचुएशन ऑफ आप रन्स टेस्ट को फॉलो करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी वन बाय वन ऑल द स्टेटमेंट्स एंड लेट अस सी कि वो सही है या फिर गलत है. A good measure of dispersion is not duly affected by extreme observations. So अगर good measure of dispersion है then उसकी जो वैल्यू होती है वो extreme observations से affect नहीं होती है, and ये statement सही है. ओके, सो अगर कोई भी डिस्पर्जन का गुड मेजर है देन उसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती है, एंड ये स्टेटमेंट सही है. Standard deviation incorporates the effect of extreme values, thus making it most reliable measure of dispersion. So basically standard deviation जो है उससे एक्चुअली और बेसिकली इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट्स इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. ओके, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ये इफेक्ट मतलब उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से. ओके,
एंड दैट्स वाई ये गलत स्टेटमेंट है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमेशा मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता नहीं है। ओके, कभी कभार उसमें एरर्स भी आती है, एंड दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है जिसको आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, सो बेसिकली दिस इज आर स्क्वायर। ओके, एंड इसका जो नंबर होता है वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होता है, एंड इट मेजर्स हाउ वेल अ स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रेडिक्ट्स एन आउटकम। मतलब ये बेसिकली हमें बताता है और मेजर करता है कि एक स्टैटिस्टिकल मॉडल ओके बेसिकली आउटकम कैसे प्रेडिक्ट करता है। सो ये इसके बारे में जो मेजरमेंट होता है वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है, एंड ऑलवेज दिस इज लेस देन 1, मतलब इसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही रहती है, एंड ऑलवेज इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, now non-parametric tests do not require us to make restrictive assumptions about shape of population distribution. So again this statement is correct, because ये हमने इसी सेशन में देखा कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें किसी भी प्रकार के assumptions को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Z test cannot be applied when population is normal. Now this statement is false, because Z test ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, एंड इसमें हमेशा पॉपुलेशन जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट शुड बी नॉर्मल ऑलवेज, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 over here, ACD ओनली। ओके, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ACD ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ऐसे हैं वो सही है, एंड B एंड E ये दोनों भी स्टेटमेंट्स गलत है। ओके, session. Now the question 1 is range is a measure of. Now range ये किसका measure है? So whether it is a measure of central tendency, dispersion, association और correlation. So basically students range का मतलब होता है कि ये एक measurement है जहाँ से हम सभी लोग कितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है from the smallest value टू द लार्जेस्ट वैल्यू। दिस इज़ नथिंग बट द रेंज, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर लार्जेस्ट वैल्यू तक कितना डेटा अवेलेबल है, मतलब हाउ मच स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटा इज देयर एंड हाउ मच लार्जेस्ट वैल्यू डेटा इज देयर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द रेंज, एंड दैट्स वाई रेंज का मतलब ये है कि हाउ योर डेटा इज डिस्पर्स्ड, मतलब आपका डेटा कितना स्प्रेड हुआ है from the smallest value to the largest value, and that's why range is a measure of dispersion, because dispersion का मतलब यही होता है कि how your data is distributed, मतलब आपका डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। now central tendency का मतलब होता है कि for example you have a proper data, एंड जो सेंट्रल पोजिशनड वैल्यू जो होती है पूरे डेटा के, ओके, सो बेसिकली दैट वैल्यू रिप्रेजेंट्स योर होल डेटा, एंड दैट इज़ नथिंग बट द सेंट्रल टेंडेंसी, एंड ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे, सो डोंट वरी। नाउ एसोसिएशन का मतलब होता है द एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, एंड कोरिलेशन का मतलब होता है कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स जिनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। So that's why here the correct answer is 2, that is dispersion. Okay, now next is the figure that most frequently occurs in a given set of data is known as. So अगर आपके पास एक गिवन सेट ऑफ डेटा है एंड उसमें कई फिगर्स ऐसे होती है जो एक ही बार आती है, एंड कई फिगर्स ऐसी होती है जो बार बार आती है, सो उनमें से एक ही फिगर ऐसी होती है जो फ्रीक्वेंटली आती है, मतलब बार बार आती है, उसे क्या कहा जाता है? सो वेदर उसको मोड कहा जाता है, या फिर मीडियन, या फिर मीन, या फिर एवरेज। सो स्टूडेंट्स ऐसे फिगर को मोड कहा जाता है, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज मोड। एंड यहाँ पे देखो मोड, मीडियन एंड मीन ये तीनों भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि इट फोकसेस अपॉन द सेंट्रल पोजिशन डेटा। ओके, मतलब इफ़ यू हैव द होल डेटा सेट, एंड उस होल डेटा सेट में जो सेंट्रल पोजिशनड फिगर होती है या फिर नंबर होता है, ओके, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके, विद इन द सेंट्रल टेंडेंसी, एंड दैट्स वाई मोड जो है, मोड इज़ नथिंग बट कि जो डेटा ऐसा होता है, और यू कैन से कि जो डेटा वैल्यू ऐसी होती है जो बार बार आती है डेटा सेट में, ओके, विच इज़ कॉल्ड एज द मोड। मीडियन का मतलब होता है कि द मिडल वैल्यू,
ओके, सो बेसिकली जब भी आप पूरे डेटा सेट को जब भी आप इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो, सो उसमें जो मिडल वैल्यू होती है विच इज़ नथिंग बट मीडियन एंड मीन एंड एवरेज, ये दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट से, उसका मतलब होता है कि यूर एवरेज ऑफ द होल डेटा सेट, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्व बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको आप सम करते हो, उनकी टोटल करते हो एंड उसको आप डिवाइड करते हो बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, दिस इज नथिंग बट द मीन एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी. नाउ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैसा होना चाहिए? So whether it should be positively skewed or negatively skewed or leptokurtic or skewed or zero skewed. So basically students, normal probability curve ये एक ऐसा कर्व है जिसकी मदद से हम सभी लोग हमारा जो डेटा है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम लोग ग्राफिकली दिखा सकते हैं. So basically जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो हमें ऐसा दिखता है. दिस विल बी योर कर्व एंड यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की डेटा वैल्यूज़ होती है एंड जो राइट साइड की डेटा वैल्यूज़ होती है ये दोनों भी इक्वल होती है, मतलब वो सिमेट्रिकल होती है. मतलब यहाँ पे अगर ऐसा डेटा है सो सेम डेटा विल बी ओवर हियर, मतलब नंबर ऑफ डेटा सेट्स विल बी सिमिलर इन बोथ द पार्ट्स, मतलब लेफ्ट एंड राइट, एंड उसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है एंड दैट्स वाई इसे जीरो स्कीव्ड कहा जाता है. बिकॉज स्कीव्ड का मतलब होता है स्कीव्ड यानी कि इट इज़ आसिमेट्रिकल, मतलब डिसिमिलर होना. बट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये आसिमेट्रिकल है नहीं, इट इज़ सिमेट्रिकल एंड दैट्स वाई उसमें जीरो स्कीवनेस होता है. व्हाट इज़ पॉजिटिवली स्कीव्ड? पॉजिटिवली स्कीव्ड यानी कि राइट स्कीव्ड. सो इसका मतलब होता है कि यू नो जो राइट साइड होती है पीक की, ओके वहाँ पे जो डेटा सेट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब आपका जो ग्राफ होगा सो ये आपको ऐसा दिखेगा अगर पॉजिटिवली स्कीव्ड कर्व है तो. सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो आपका पिक बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, बट वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है यानी कि राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो उसे पॉजिटिवली स्कीव्ड कहा जाता है. एंड व्हाट इज निगेटिवली स्कीव्ड? सो इसे लेफ्ट स्कीव्ड कहा जाता है, मतलब आपका डेटा लेफ्ट साइड की ओर चला जाता है लाइक दिस. मतलब अगर पीक आपका यहाँ पे होना चाहिए नॉर्मली बट वो यहाँ पे यानी कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है. ओके, नाउ व्हाट इज लिप्टोकुर्टिक स्कीव्ड? सो बेसिकली लिप्टोकुर्टिक स्कीव्ड इज द टाइप ऑफ कुर्टोसिस एंड कुर्टोसिस इज अ मेजरमेंट ऑफ टेल्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितना डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका टेल्डनेस क्या है. ओके, बेसिकली इट मेजर्ड बाय द कुर्टोसिस एंड कुर्टोसिस में लिप्टोकुर्टिक स्कीवनेस ये एक उसका पार्ट है और यू कैन से टाइप है. सो बेसिकली लिप्टोकुर्टिक स्कीव्ड का मतलब होता है कि हाई कुर्टोसिस. ओके, मतलब हाई कुर्टोसिस. सो बेसिकली हाई कुर्टोसिस यानी कि जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जैसे कि आपका अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऐसा है देन अगर वो लिप्टोकुर्टिक है देन योर कर्व शुड बी लाइक दिस. ओके, मतलब यहाँ की जो टेल्स है, मतलब दीज आर बेसिकली द टेल्स, सो ये टेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, उसे लिप्टोकुर्टिक स्कीवनेस कहा जाता है. एंड कुर्टोसिस के बाकी के भी टाइप्स है जैसे कि प्लेटाइकुर्टिक एंड मिजोकुर्टिक. एंड प्लेटाइकुर्टिक में कुर्टोसिस काफ़ी कम होता है एंड मिजोकुर्टिक में कुर्टोसिस मीडियम होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होता है एंड कम भी नहीं होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो इनमें से कौन सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है नहीं. एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो. सो वेदर इट इज पाई चार्ट, टेबल, बार चार्ट और हिस्टोग्राम. सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप ये चारों ऑप्शंस को देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम ये तीनों भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है. बिकॉज ये तीनों भी आप लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके वहाँ पे आप डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे कि पाई चार्ट विल बी लाइक दिस.
एंड अगर आपके पास काफ़ी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, सो ईच एंड एवरी डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है इन द वोल पार्ट, उसको आप यहाँ पे 360 डिग्री एंगल के मुताबिक रिप्रेजेंट करते हो। देन बार चार्ट में भी आप डिस्क्रीट जो डेटा वैल्यूज़ होती है उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। एंड हिस्टोग्राम में आप कंटिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। ओके, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, बिकॉज टेबल से आप सिर्फ डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नहीं। ओके, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड। यूजिंग द फॉलोइंग क्विज स्कोर्स कैलकुलेट द मोड। सो यहाँ पे आपको डेटा वैल्यूज प्रोवाइड की है, सो बेस्ड अपॉन दिस डेटा वैल्यू आपको मोड को कैलकुलेट करना है। एंड अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले से ही बताई है कि मोड का मतलब क्या होता है कि जिस डेटा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है इन द होल डेटा सेट उसे मोड कहा जाता है। एंड अगर आप इस डेटा वैल्यूज़ को देखोगे देन 2 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है, 6 भी एक ही बार आया है, 7 2 बार आया है, 10 एक बार आया है। सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये 7 वैल्यू की ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई 7 शुड बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज 7 ये मोड है। ओके, व्हाट इज द टर्म फॉर द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन इन अ सीरीज ऑफ नंबर्स। सो अगेन आपको वही क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास सीरीज ऑफ नंबर्स है एंड उसमें अगर जिस नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है और बार बार आती है, ओके, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली उसे मोड कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज द मोड। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो इनमें से कौन सा मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है? ओके, सो वेदर इट इज मीडियन, देन वेरिएंस, हार्मोनिक मीन और नन ऑफ द अबव। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि मीडियन ये एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये कोई मेजर ऑफ डिस्पर्जन है नहीं, सो ये तो एलिमिनेट हो गया। देन हार्मोनिक मीन, सो अगेन ये तो मीन है, सो अगेन दिस इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट हार्मोनिक मीन ये जो हमारा कॉमन मीन होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। सो अगर हमें हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करना है देन बेसिकली इट इज़ द रेसिप्रोकल, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डेटा वैल्यूज़। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये डेटा वैल्यूज़ है, ओके, एंड इनका आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल निकालना है। ओके, एंड इसके एवरेज आपको, इसके एवरेज वैल्यू मतलब इनके रेसिप्रोकल की एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, एंड उस एवरेज वैल्यू का अगेन आपको रेसिप्रोकल लेना है। दिस इज नथिंग बट द हार्मोनिक मीन, एंड दैट्स वाई हार्मोनिक मीन ये स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू को ज़्यादा वेटेज देता है दैन द लार्जेस्ट डेटा वैल्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ वेरिएंस ये एक ऐसा ऑप्शन है जो एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, एंड वेरिएंस हमें बताता है कि एग्जैक्टली हाउ फार द सेट ऑफ नंबर आर स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। मतलब यहाँ पे अगर आप मीन वैल्यू निकालोगे, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मीन वैल्यू यहाँ पे मिली है, फॉर एग्जांपल आई कैन से 5 + 4 इज़ 9, 9 + 3 इज़ व्हाट 12, 12 + 3 इज 15। ओके, 15 डिवाइडेड बाई 5, सो यहाँ पे मेरी मीन वैल्यू रहेगी 3। ओके, सो ईच एंड एवरी डेटा वैल्यू 3 से कितनी दूरी पर है? ओके, इसका जो मेजरमेंट है, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द वेरिएंस, एंड दैट्स वाई वेरिएंस ये एक मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, बिकॉज वेरिएंस से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारा डेटा कैसा स्प्रेड हुआ है। Okay, according to the whole data set. Okay, and that's why your correct answer should be over here 2. Okay, next is which of the following one do not included in measures of central tendency. So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो measures of central tendency में आता नहीं है? Whether it is arithmetic mean, median, mode and standard deviation. So ऑल ऑफ यू नाउ अंडरस्टूड दैट कि पहले जो 3 ऑप्शंस है ये तीनों भी बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। एंड जैसे कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आप सभी को वेरिएंस के बारे में बताया, सो अगर आपको वेरिएंस की वैल्यू पता है एंड इफ़ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस,
ओके, देन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि एग्जैक्टली आपका डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन द होल डेटा सेट। एंड दैट्स वाई अगर आप देखोगे देन काफ़ी सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, उनमें से एक है रेंज और देन दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, सो आई विल राइट हियर शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट। देन थर्ड वन इज वेरिएंस इज अगेन द measure of dispersion, and fourth one is mean deviation. Okay, this is again the measure of dispersion. So ये चारों भी measure of dispersion है, and ये पहले थ्री जो है ये basically measures of central tendency है. Okay, the dash is the value below which half of the values in the sample fall. So for example, अगर मेरे पास पूरा data set है from 1 to 10, okay, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे हाफ करोगे 1 to 10 का, देन इससे जो पहले वैल्यूज़ आती है ये बेसिकली हाफ वैल्यूज़ है ओके फ्रॉम द होल डेटा सेट, एंड इसके बाद में जो वैल्यूज़ आती है ये बेसिकली हाफ वैल्यूज़ है विथ रिस्पेक्ट टू द होल डेटा सेट। एंड दैट्स वाई इस नंबर को क्या कहा जाता है? सो ऑब्वियसली इस नंबर को मेडियन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था रिगार्डिंग मेडियन कि अगर आप पूरे डेटा सेट्स को अगर आप इधर डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो, सो उसमें से जो मिडल वैल्यू होती है उसे मेडियन कहा जाता है। एंड दैट्स वाई मिडल वैल्यू के पीछे के जो वैल्यूज़ होती है वो पूरे डेटा सेट के हाफ वैल्यूज़ होती है, एंड उसके बाद में जितने भी वैल्यूज़ होती है वो बेसिकली हाफ वैल्यूज़ होती है विथ रिस्पेक्ट टू द होल डेटा सेट वैल्यूज़। ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर देखो अगेन आपको ऑप्शंस दिए हैं मीन, मोड, रेंज एंड मेडियन। सो हियर मेडियन शुड बी योर आंसर, एंड मीन एंड मोड दो दे आर द मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है दैन द मेडियन। एंड रेंज तो यहाँ पे आंसर आएगा नहीं बिकॉज रेंज ये एक क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ओके, नेक्स्ट इज रोरशैक टेस्ट कम्स अंडर डैश प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। सो बेसिकली रोरशैक टेस्ट ये किस प्रकार की प्रोजेक्टिव टेक्निक है? सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो रोरशैक टेस्ट है इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 10 सिमेट्रिकल ब्लॉट्स वेयर सब्जेक्ट स्टेट्स व्हाट दे सी। सो बेसिकली यहाँ पे 10 नंबर ऑफ ब्लॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड ये जो नंबर ऑफ ब्लॉट्स होते हैं वो ऑर्डरली मैनर में लगाए जाते हैं। एंड रोरशैक टेस्ट ये एक्चुअली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि वो पेशेंट के बारे में पता चल सके उनको। सो यहाँ पे पेशेंट्स को ये ब्लॉट्स विजुअली दिखाए जाते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दीज ब्लॉट्स वो क्या क्या देखते हैं, सो बेसिकली वो सब सारी चीज़ें वो बताते हैं बेसिकली उन सभी साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स को बोलते हैं। एंड दैट्स वाई रोरशैक टेस्ट ये एक विजुअल प्रोजेक्टिव टेक्निक है बिकॉज इट अलाउज पार्टिसिपेंट्स और पेशेंट्स टू स्टेट वाइड रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन एंड इमोशनल स्टेट। सो बेसिकली वो जब ये सारे के सारे ऑर्डरली मैनर में लगाए हुए 10 ब्लॉट्स देखते हैं, देन वो इमोशनली सोचते हैं एंड वॉट एवर देयर बिहेवियर, वॉट एवर देयर फीलिंग्स आर, सो अकॉर्डिंग टू दैट वो बताते हैं कि उनको वो ब्लॉट्स क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं। एंड दैट्स यहाँ पे जो वो लोग देखते हैं ब्लॉट्स, ओके वो यहाँ पे ज़्यादा मैटर करते हैं, मतलब यहाँ पे उनका जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड, दैट इज विजुअल। सो रोरशैक टेस्ट बेसिकली कम्स अंडर विजुअल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ कोरिलेशन। सो इनमें से कौन सा कोरिलेशन का मेजरमेंट है नहीं? सो प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट, सो बेसिकली ये एक प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ओके, एंड ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली हाउ स्ट्रॉन्ग देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच का दो वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हमें प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट बताता है। एंड दैट्स वाई ये एक कोरिलेशन का मेजरमेंट है। सो ये आपका सही आंसर नहीं आएगा। एंड इस कोएफिशिएंट को आर से डिनोट किया जाता है, एंड आर की वैल्यूज़ -1 से लेकर 1 तक वैरी होती है। ओके,
नाउ व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट? सो बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है एंड ये हमें डिटर्मिन करता है कि वेदर योर डेटा आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड. सो बेसिकली हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं देन हमें एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारे रिजल्ट्स ये होंगे वो होंगे. सो जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं एंड बेसिकली जो रिजल्ट्स आपको असल में मिलते हैं, सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ओके ये हमें काई स्क्वायर से पता चलता है. एंड अगेन काई स्क्वायर टेस्ट के दो टाइप्स होते हैं एंड उनमें से पहला टाइप है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. ओके, गुडनेस ऑफ फिट test. Okay, so this test is used to test whether frequency distribution of a categorical variable is different from your from your expectation. So जो expectations आपको होती है regarding the values और frequency distribution of the categorical variable, okay, and जो असल में values आपको मिलती है उनके बीच में क्या difference है ये आपको goodness of fit से पता चलता है. सो बेसिकली जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं वो उनको हम लोग सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते. ओके, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड इससे हमें क्या पता चलता है, वेदर टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, मतलब दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें इंडिपेंडेंस टेस्ट से पता चलता है. एंड दैट्स व्हाई काई स्क्वायर टेस्ट भी हमें बताता है कि वेदर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशनशिप है या नहीं. दैट्स व्हाई ये भी आपका सही आंसर नहीं आएगा. नाउ व्हाट इज स्टूडेंट्स टी टेस्ट? सो ये भी एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है एंड ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली हाउ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप मीन्स आर. ओके, सो यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एंड ईच ग्रुप के आप मीन वैल्यूज निकालते हो एंड यू सी वेदर कि ये दो मीन वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल है या नहीं है. एंड बेसिकली हम लोग ये टेस्ट करते हैं ताकि हम वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई कोरिलेशन है या नहीं उसको पता कर सके. एंड दैट्स व्हाई टी टेस्ट भी ऐसी टेस्ट है विच इज़ अ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन. दैट्स व्हाई ये भी आपका सही आंसर नहीं आएगा. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी मीन डिस्पर्जन और यू कैन से मीन डेविएशन, जो कि एक मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है, ये कोई कोरिलेशन का मेजरमेंट है नहीं. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके, नेक्स्ट इज नाउ यहाँ पे देखो आपको दो लिस्ट दिए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. सो आपको यू नो करेक्ट मैचेस यहाँ पे लगाने हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज लिस्ट 1. सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्जन है, कोरिलेशन है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है. लिस्ट 2 में दिया है आपको मीन डेविएशन, देन पियर्सन्स कोएफिशिएंट, देन मीन एंड देन टी टेस्ट. सो यहाँ पे जितने ऑप्शंस ऐसे जो आपको इजी लगते हैं वो आप सबसे पहले सॉल्व करो. सो जैसे कि देखो सेंट्रल टेंडेंसी विल गो फॉर मीन बिकॉज ये बहुत इजी ऑप्शन है. देन डिस्पर्जन विल गो फॉर मीन डेविएशन जो कि हमने अभी देखा. सो नाउ यू विल नाउ कंफ्यूज विद इन दिस कि कोरिलेशन टी टेस्ट के लिए जाएगा या फिर पियर्सन्स कोएफिशिएंट के लिए जाएगा, और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ये टी टेस्ट के लिए जाएगा या फिर पियर्सन्स कोएफिशिएंट के लिए जाएगा. सो बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि टी टेस्ट ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है एंड basically it tells us how significant differences between group means are, and that's why इसे test of significance भी कहा जाता है. ये हमें दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं इसको भी बताता है, बट उसके भी अलावा इसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है. ओके, अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स वाई टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है इट विल गो फॉर टी टेस्ट एंड कोरिलेशन विल गो फॉर पियर्सन्स कोएफिशिएंट. जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट देखा था, ओके, पहला जो ऑप्शन था, ओके, दिस इज नथिंग बट द पियर्सन्स कोएफिशिएंट. एंड ये जो पियर्सन्स कोएफिशिएंट है ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज हियर सी. बिकॉज देखो यहाँ पे A विल गो फॉर 3, B will go for 1, C will go for 2 and D will go for 4. Okay, next is what do you mean by unit of analysis?
नाउ यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब क्या है? सो वेदर इट इज़ मेन पैरामीटर, देन वेरिएबल्स, सैम्पल या फिर कंस्ट्रक्ट्स. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब होता है कि और डेटा में डेटा में ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हो बेसिकली. Okay, that is nothing but your unit of analysis, and your unit of analysis is nothing but main parameter. So I can give you one example for that. जैसे कि देखो काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में, एंड उनमें से आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सबसे पहले कंट्रोल करते हो, एंड उसका जो इफेक्ट है विच विल बी ऑन योर डायरेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? एंड दैट्स व्हाई हियर your unit of analysis will be dependent variable, not independent variable, and that's why your main parameter जो रहेगा which will be your dependent variable, and that's why your correct answer over here should be main parameter. मतलब जो main parameter होता है वो आपके पूरे analysis का unit होता है. okay? बट वेरिएबल्स, काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन इंटरफियरेंस वेरिएबल. ओके, सो हर एक वेरिएबल ये एनालिसिस का यूनिट होता नहीं है. ओके, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज मेन पैरामीटर. एंड सैम्पल तो आप सभी को पता है, सैम्पल इज नथिंग बट व्हाट, सैम्पल में बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, एंड जिनको आपने अपने स्टडीज़ में पार्टिसिपेट करके रखा है. ओके, बट ये आपका मेन पैरामीटर है नहीं. एंड कंस्ट्रक्ट्स यानी कि निर्माण. सो यहाँ पे यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्ट्स का कोई भी रिलेशनशिप है नहीं, सो ये तो एलिमिनेट हो गया. सो दैट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी मेन पैरामीटर. Now next is the degree of freedom for paired t-test based on n pairs of observations is. So now आप paired t-test कर रहे हो, एंड वहाँ पे आपके पास n pairs of observations है. सो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या आएगा? सो बेसिकली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू कैलकुलेट स्टैटिस्टिक. सो बेसिकली जितने भी सारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती है, ओके, जिसका इस्तेमाल आप स्टैटिस्टिक्स में करते हो और जिसका इस्तेमाल आप कैलकुलेशन के लिए करते हो, बेसिकली उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है. एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमेशा जितने भी सारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके एक से माइनस होता है. मतलब अगर आपके पास n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो इन अ पेयर टी टेस्ट, then your degree of freedom would be n-1, and that's why your correct answer should be 4. and देखो according to test आपके जो degree of freedom है वो भी बदलते रहते हैं. मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल टी टेस्ट होता देन आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ अलग होता, बट यहाँ पे अब पेयर टी टेस्ट है, सो उसका फॉर्मूला ही यही है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, मतलब n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, एंड वो भी अगर पेयर टी टेस्ट है, देन इन दिस सिचुएशन योर डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी n-1. ओके, नेक्स्ट इज नाउ अ chi square टेस्ट. व्हाट इज दैट? So whether it is a mean or multi-question tests or statistical mistake or statistic. देखो ये बहुत ही easiest question है, एंड इस सेशन में मैंने आप सभी को बताया कि exactly chi square test है क्या. So I want the answers from all of you in the comment box students कि आपको क्या लगता है कि chi square test exactly है क्या. Whether ये एक mean है या फिर multi-question test है या फिर statistical mistake है या फिर statistic है. Okay? Let me know your answers in the comment box of this video students. Okay, so अगर आपको पूरे वीडियो में कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. I will reply. Okay, Harvard referencing convention which is the correct reference. So Harvard referencing का स्टाइल होता है जो कि कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल है, एंड ये स्टाइल सब ऑथर्स या फिर रिसर्चर्स यूज़ करते हैं जब वो रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं. सो बेसिकली हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन जो है ये बेसिकली जो ऑथर
एंड डेट सिस्टम है ये इस्तेमाल करता है, यानी कि ये ऑथर का नाम एंड जो पब्लिकेशन का ईयर है, ओके, उसको यूज़ करके ये रेफरेंसिंग स्टाइल बनता है। सो बेसिकली लेट अस सी कि आप हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन से रेफरेंसेस कैसे लिख सकते हो। ओके, सो सबसे पहले आपको ऑथर का सरनेम लिखना है। सो राइट द सरनेम ऑफ ऑथर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे कॉमा देकर आपको इनिशियल्स लिखने हैं नाम के। ओके, देन आफ्टर दैट आपको ब्रैकेट में पब्लिकेशन ईयर लिखना है, पब्लिकेशन ईयर। देन टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इन इटैलिक्स, मतलब जिस टेक्स्ट से आपने ये पर्टिकुलर रेफरेंस लिया है, ओके, उस टेक्स्ट का टाइटल एंड ये जो टाइटल है ये आपको इटैलिक्स में लिखना है। देन आफ्टर दैट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मतलब पब्लिकेशन की जगह क्या है, ओके, एंड पब्लिशर कौन है, ओके, पब्लिशर कौन है। सो दिस इज बेसिकली द पैटर्न ऑफ हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन। ओके, इसी पैटर्न के साथ आपको रेफरेंसेस लिखने हैं। एंड हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन में दो प्रकार के रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि इन टेक्स्ट रेफरेंसेस होते हैं एंड दूसरा जो होता है कि वो रेफरेंसेस, मतलब जो आप नीचे लिखते हो, मतलब पूरा रिसर्च रिपोर्ट जब भी आप लिखते हो देन एट द एंड जब आप रेफरेंसेस लिखते हो वहाँ पे। सो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस ये आपको टेक्स्ट में मिलेंगे, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर टेक्स्ट, अगर वो टेक्स्ट आपने लिया है कहाँ से भी एंड उसके रेफरेंसेस अगर आपको मेंशन करने हैं देन आफ्टर द टेक्स्ट आप वहाँ पे इन टेक्स्ट रेफरेंसेस मेंशन करोगे एंड एट द एंड आप जो पूरे रेफरेंसेस होते हैं जिसका जो कॉमन पैटर्न होता है मैंने आपको मेंशन किया, सो ये आप नीचे लिखोगे यानी कि रेफरेंसेस सेक्शन में। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 1, बिकॉज यहाँ पे देखो ब्रायमैन ये ऑथर का सरनेम है, ये उसका नेम का इनिशियल है। देन ब्रैकेट में यहाँ पे देखो पब्लिकेशन ईयर लिखा है 2012 एंड 4th एडिशन है उसका। देन आफ्टर दैट कॉमा दिया है एंड आफ्टर दिस कॉमा सोशल रिसर्च मेथड्स, वो भी इटैलिक्स में लिखा है, यानी कि ये टेक्स्ट का टाइटल है। ऑक्सफोर्ड यानी कि पब्लिकेशन का प्लेस क्या है, सो ऑक्सफोर्ड ये प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन है। देन आफ्टर दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लिखा है, सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको पब्लिश किया है, मतलब पब्लिशर है ये। सो दिस कुड बी योर करेक्ट रेफरेंस, बिकॉज इसी पैटर्न के साथ आप हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल से रेफरेंसेस लिखते हो। ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 एंड बाकी के सब ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर। सो डिसर्टेशन के जो इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और यू कैन से कंपोनेंट्स क्या है। सो डिसर्टेशन का मतलब होता है थीसिस, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट। देखो थीसिस, रिसर्च रिपोर्ट, डिसर्टेशन ऑल आर इक्वल, ओके, एक जैसे होते हैं। सो लेट अस सी डिफरेंट ऑप्शंस। इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, conclusions and recommendations, executive summary, literature review, data gathered, conclusions, bibliography, research plan, research data, analysis, references, introduction, literature review, research methods, results, discussion and conclusion. So basically जो common thesis होता है, so सभी thesis का एक common pattern होता है and in that सबसे पहले आपको introduction लिखना होता है। So सबसे पहले write the introduction, देन आफ्टर दैट योर लिटरेचर रिव्यू पार्ट होता है। ओके, देन आफ्टर दैट आपने कितने सारे रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल किया है वो सेक्शन, रिसर्च मेथड्स। देन रिजल्ट्स का सेक्शन होता है। आफ्टर दैट डिस्कशन एंड एट द एंड आप कंक्लूजन बताते हैं। सो बेसिकली दीज आर द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन। बट कभी कभार डिसर्टेशन में बिब्लियोग्राफी भी मेंशन करते हैं एज वेल, उसमें एनालिसिस का पार्ट होता है। सो बेसिकली एनालिसिस का जो पार्ट है वो रिसर्च मेथड्स में ही आता है, बिकॉज रिसर्च मेथड्स में दोनों ही प्रकार के मेथड्स होते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस मेथड। सो रिसर्च मेथड्स इंक्लूड एवरीथिंग एंड इंट्रोडक्शन पार्ट में योर इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है पूरे थीसिस का। एंड बेसिकली इंट्रोडक्शन के सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट आता है। ओके,
जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में वो मेंशन नहीं किया है, बट द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर दिस, ओके, यानी कि इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन। अगर इनमें से कौन सा भी एक पार्ट इसमें नहीं होता है, देन आपका रिसर्च रिपोर्ट है वो पूरा नहीं होता है या फिर उसको कंप्लीट नहीं माना जाता है, ओके। Next is now students the introductory section of a research report should aim to. So जो introductory section होता है research report का, उसका aim क्या होता है और उसका aim क्या होना चाहिए? So first of all identify the specific focus of the study. So introductory section को जो specific focus है study का, उसको identify करने आना चाहिए. Provide a rationale for the dissertation or article. ओके यानी कि ये एक हमें तर्क देता है कि हमारे डिसर्टेशन या फिर आर्टिकल का एग्जैक्टली तर्क क्या है, व्हाई वी आर डूइंग इट। देन ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। सो इंट्रोडक्टरी सेक्शन को रीड करने के बाद रीडर को ऐसा लगना चाहिए कि एग्जैक्टली इस पूरे रिसर्च रिपोर्ट में क्या होने वाला है, एंड एज वेल उसको पढ़ने के बाद रीडर को एक क्यूरियोसिटी लगनी चाहिए कि यस मुझे ये पूरा रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है। Okay, and that's why your correct answer should be 4, that is all of the above. So introductory section जो होता है research report का, उसके aims ये तीनों भी होते हैं, यानी कि specific focus of the study को identify करना, then dissertation या फिर article का exactly main purpose क्या है, why it is there, वो बताना, and as well readers का जो attention है उसको grab करना. So your correct answer over here should be 4. Next is which of the following is not normally included in a written account of qualitative research. So basically students जब भी आप qualitative research करते हो, so after that उसको करने के बाद आपको उसका पूरा research report बनाना है. So उसके पूरे research report में इनमें से कौन सा part नहीं होना चाहिए, मतलब it should not be there normally, okay. Introduction, locating the research in its theoretical context, an explanation of the design of the study, a discussion of the main findings in relation to the research questions, a decision to accept or reject the hypothesis. So ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, एंड जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, सो बेसिकली ये डेटा क्वालिटेटिव फॉर्मेट में होता है, यानी कि हम इस डेटा को मेजरेबल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, एंड एज वेल क्वालिटेटिव रिसर्च में मेनली जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस होती है वो होती नहीं है, ओके। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में हम सभी लोग थियोरी को फॉर्मुलेट करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड दैट्स वाई जो रिटन अकाउंट होता है यानी कि रिसर्च रिपोर्ट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, उसमें इंट्रोडक्शन जो सेक्शन है वो होना ही चाहिए, बिकॉज in every research report there should be introduction part, as well it should locate the research in its theoretical context, because जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि इसमें थियोरी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड दैट्स वाई इसके रिटन अकाउंट में जो थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो हमें मेंशन करने. सो योर करेक्ट आंसर शुड नॉट बी 1, बिकॉज ये उसमें होना चाहिए. एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी. सो आपके पूरे स्टडी का डिज़ाइन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, बिकॉज जो रिसर्च रिपोर्ट होता है उसमें बेसिकली हम लोग यही एक्सप्लेन करते हैं कि पूरा रिसर्च हमने कैसे किया है और हमारे पूरे रिसर्च का आउटलाइन क्या है. सो बेसिकली उसका डिज़ाइन क्या है. सो दैट्स वाई ये भी एलिमिनेट हो गया. A discussion of the main findings in relation to the research question. So जो research question है हमारा, and according to that research question जो findings हमें मिले हैं, ओके, सो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसका जो डिस्कशन होता है वो पार्ट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, बिकॉज इसके बिना तो आपका रिसर्च रिपोर्ट पूरा नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस गेट एलिमिनेटेड. सो अ डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, ये पार्ट बेसिकली रिटन अकाउंट में होता नहीं है ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थियोरी को
बनाने के लिए फोकस्ड रहते हैं। सो इसमें हमें कोई भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके उसको टेस्ट नहीं करना है स्टैटिस्टिकली स्पेशली, ओके। एंड दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं होता है कि जहाँ पे हमें हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सो दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज ये पार्ट इसमें होता नहीं है। बट बाकी के जो 3 ऑप्शन है 1 to 3, सो ये तीनों ही पार्ट्स बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट में होते हैं ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। सो रिसर्च रिपोर्ट में जो कंक्लूजन पार्ट है उसका पर्पस क्या है? इट एक्सप्लेन्स हाउ कॉन्सेप्ट्स वर ऑपरेशनली डिफाइंड एंड मेजर्ड। सो बेसिकली ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स, ओके, यहाँ पे डिफाइन किए हैं, मेजर किए हैं, सो वो हमने कैसे किए हैं। इट कंटेन्स अ यूजफुल रिव्यू ऑफ द रिलेवेंट लिटरेचर। सो जो रिलेवेंट लिटरेचर है उसका जो रिव्यू है वो इसमें होता है। इट आउटलाइंस द मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर्स दैट वर एम्प्लॉयड। सो जितने भी सारे रिसर्च मेथड्स हमने यूज़ किए हैं थ्रू आउट आवर रिसर्च प्रोसेस, उनका जो आउटलाइन होता है प्रॉपर वो ये इनमें होता है। या फिर इट समराइजेस द की फाइंडिंग्स इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चंस। सो जो फाइंडिंग्स हमें मिले हैं टू आवर रिसर्च क्वेश्चन, वो सारे फाइंडिंग्स हमें इसमें समराइज करने हैं। सो बेसिकली ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज कंक्लूजन ये जो पार्ट है ये एकदम ऐसा एंड में आता है ना रिसर्च रिपोर्ट के। एंड दैट्स वाई जो आपकी की फाइंडिंग्स होते हैं पूरे रिसर्च के, ओके, उसके जो समरी होती है वो बेसिकली कंक्लूजन पार्ट में आती है, okay, and this is the purpose of the conclusion, okay, and that's why your correct answer should be 4. Before submitting your dissertation you should ensure that, so जब भी आप dissertation submit करते हो, so whether it could be an institution or somewhere else, so उसके पहले आपको कौन कौन से चीज़ों के बारे में ensure होना बहुत ज़रूरी है। Your writing free of sexist, देन रेसिस्ट एंड डिसेबलिस्ट लैंग्वेज, यानी कि आपको अपना जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपने रिसर्च रिपोर्ट को लिखा है, सो वो लैंग्वेज देखो कि वेदर वो लैंग्वेज कैसी है, मतलब वेदर द लैंग्वेज इज एथिकल और नॉट। देन अदर पीपल हैव रेड योर फाइनल ड्राफ्ट, मतलब बाकी के लोगों ने आपका फाइनल ड्राफ्ट रीड किया है या नहीं किया है। यू हैव प्रूफरीड इट थरली, मतलब आपने खुद ने सारा रिसर्च रिपोर्ट प्रूफ रीड किया है या नहीं किया है, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले इंश्योर करनी है बिफोर सबमिटिंग योर डिसर्टेशन, ओके। द अब्स्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड, सो अब्स्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? सो अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि जो रेफरेंसेस है उसकी लिस्ट, या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एम्प्लॉयड, मतलब जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड आपने यूज़ किए हैं उसका एक्सप्लेनेशन, या फिर ओनली द मोस्ट रिलेवेंट टेबल्स एंड डायग्राम्स, या फिर नन ऑफ दिस। सो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट जो है ये बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में दिया गया हुआ एक समरी होता है ऑफ योर होल रिसर्च रिपोर्ट, ओके। सो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट में हम सभी लोग जो रिसर्च का पर्पस है वो मेंशन करते हैं कि एग्जैक्टली पर्पस क्या है रिसर्च का और ये रिसर्च इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देन मेथोडोलॉजी, ओके, सो जो मेथोडोलॉजी आपने एम्प्लॉय की है ड्यूरिंग योर होल रिसर्च प्रोसेस, उसको आप कम शब्दों में यहाँ पे बताते हो, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देते नहीं हो बट सिर्फ बताते हो कि आपने क्या क्या किया है, दैट्स इट। एंड देन रिजल्ट्स जो है आपके पूरे रिसर्च के, उन रिजल्ट्स को आप यहाँ पे समराइज करते हो, वो भी कम शब्दों में। एंड जो फाइनल जो आपका कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, ओके, दैट यू मेंशन, ओके। सो दिस 4 contents come under abstract and that's why your correct answer over here should be 4, none of these, because इनमें से कोई भी options यहाँ पे दिए नहीं है आपको, जैसे कि references की list तो यहाँ पे होती नहीं है। as well जो most relevant tables या फिर diagrams होते हैं वो भी नहीं है। एंड एज वेल जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने एम्प्लॉय किए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देनी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि कितने रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोसीजर्स आपने इस्तेमाल किए हैं, वो भी कम शब्दों में। पूरा एक्सप्लेनेशन देने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4।
द अब्स्ट्रैक्ट इज, देखो अब्स्ट्रैक्ट है क्या, द समरी ऑफ ऑल द मेजर फाइंडिंग्स, मतलब जितने भी मेजर फाइंडिंग्स आपको मिली है उसकी समरी, अ लिस्ट ऑफ क्रिटिसिजम्स ऑफ द स्टडी, मतलब जो आलोचनाएं होती है ना आपकी, ओके वो मतलब स्टडी की, वो उसकी जो लिस्ट होती है, दैट नन ऑफ दीज, या फिर अ प्रेसेस ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, ओके, यानी कि प्रेसेस का जो मतलब होता है, दिस इज नथिंग बट द समरी, ओके, प्रेसेस इज नथिंग बट द समरी और सारांश, मतलब रिसर्च रिपोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसका सारांश. सो ऑब्वियसली योर अब्स्ट्रैक्ट इज 4, यानी कि अ प्रेसेस ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि रिसर्च रिपोर्ट इज नथिंग बट द होल थीसिस और द होल डिसर्टेशन. ओके, सो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फाइंडिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट एक ही है, ऐसा नहीं है. रिसर्च रिपोर्ट यानी कि योर होल थीसिस एंड फाइंडिंग्स यानी कि ओनली योर रिजल्ट्स पार्ट इन द होल रिसर्च रिपोर्ट. ओके, एंड दैट्स व्हाई अब्स्ट्रैक्ट में हम सभी लोग, जैसे कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि पर्पस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, रिजल्ट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, इनके बारे में शॉर्टली बताते हैं, राइट. एंड दैट्स व्हाई पूरे रिसर्च रिपोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसकी जो समरी होती है, दिस इज नथिंग बट द अब्स्ट्रैक्ट. ओके, सो ऑल मेजर फाइंडिंग्स की ये कोई समरी नहीं होती है, उसमें बाकी के भी चीज़ें आती है, जैसे कि इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च प्रोसेस का, आपने मेथोडोलॉजीज कौन सी इस्तेमाल की है, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सब चीज़ें इसमें आती है. That's why your correct answer should be 4 over here. Okay. Which of the below is true of a research report? So इनमें से कौन सा statement research report के बारे में सही है? So first is an ideal is to include every detail about the research as fully as possible. So research report में सब details होनी चाहिए about the research, मतलब सब डिटेल्स, जहाँ से आपने शुरुआत की है, जहाँ पे आपने एंड किया है, ओके, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड सब डिटेल्स इसमें होने चाहिए. और रिसर्च रिपोर्ट डज नॉट गिव एवरी लास्ट डिटेल बट प्रोवाइड्स अ क्लियर सिंथेसिस ऑफ द मेजर एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस. सो रिसर्च रिपोर्ट में या फिर यू कैन से कि रिसर्च रिपोर्ट को हमें एवरी लास्ट डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें एग्जैक्टली जो मेजर या फिर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस के, वो हमने कैसे सिंथेसाइज किए हैं, उसका क्लियर जो डेफिनेशन है या फिर क्लियर प्रोसीजर है वो इसमें होनी चाहिए. या फिर अ रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट्स द स्टेजेस ऑफ द रिसर्च एक्यूरेटली डाउन टू द लास्ट डिटेल एंड इन ऑर्डर इन विच दे ऑकर्ड. सो रिसर्च रिपोर्ट में सारे स्टेजेस होने चाहिए जितने भी हमने रिसर्च प्रोसेस में यूज़ किए हैं फ्रॉम the top to the last, okay, in detail and in order. A research report gives every last detail of the major and critical aspects of the research process. So basically research process में जितने भी सारे major and critical aspects होते हैं उसके जितने भी details है, okay, every last details वो बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट हमें देता है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. देखो ये एक रिसर्च रिपोर्ट होता है एंड रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए भी एक स्किल की ज़रूरत होती है. जैसे कि सबसे पहले हम लोग अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, देन सब्सिक्वेंटली इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, लिटरेचर रिव्यू का पार्ट होता है, देन योर रिसर्च मेथड्स पार्ट, राइट, then after that your results part, then discussion and conclusion, and at the end references, right. So basically जहाँ से आपने रिसर्च के लिए शुरुआत की है towards the end, and उसके पूरे रिसर्च प्रोसेस के जितने भी सारे मेजर एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, सो मेजर एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के एवरी लास्ट डिटेल्स हमें बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करती है. ओके, मतलब हमें इसमें फुल्ली जितना भी है वो नहीं बताना है इन डिटेल, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो मेजरली इम्पोर्टेंट है, ओके, वो तो हमें इसमें बताना है. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. आई नो यहाँ के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ट्रिकी है, ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ओके, फाइन, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके, what does the results section highlight? Now results section exactly क्या part highlight करता है? The success of the study, then outcome of data analysis, psychological interpretation of the statistical findings,
ओके, मतलब स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स का साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड ऑल ऑफ दिस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, रिजल्ट सेक्शन हमें सिर्फ यही थिंग हाईलाइट करता है कि बेसिकली डेटा एनालिसिस का आउटकम क्या है. Okay, that only thing result section highlight to us, and that's why your correct answer should be 2, that is outcome of data analysis. देखो success of the study ये तो चीज़ result section highlight नहीं करता है, because in every research process हमें success मिलता है, ऐसा है नहीं. So कई research ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें failure भी मिलता है. Okay, एंड दैट्स वाई ये तो करेक्ट आंसर है नहीं. एंड स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स के जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली ये चीज़ रिसर्च टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि वेदर यू नीड साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और नॉट, बिकॉज सभी रिसर्च प्रोसेसेस में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड, दैट इज आउटकम ऑफ डेटा एनालिसिस. ओके, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज, नाउ रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है, वेदर इट इज अपेंडिक्स यानी कि परिशिष्ट. सो बेसिकली अपेंडिक्स में हम सभी लोग जो सप्लीमेंटरी मटेरियल होता है उसको मेंशन करते हैं. देन बिब्लियोग्राफी में हम लोग दोनों भी चीज़ें मेंशन करते हैं, जैसे कि रेफरेंसेस एंड आउट ऑफ द रेफरेंसेस थिंग्स, मतलब बुक्स वगैरह उसकी जो नेम्स होते हैं वो. देन इंडेक्स में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि किस पेज पे क्या लिखा है हमने. एंड द लास्ट वन इज टाइटल पेज, मतलब टाइटल क्या है आपके रिसर्च रिपोर्ट का. एंड ऑब्वियसली योर फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज बेसिकली द टाइटल पेज. सो जिसमें आप सबसे पहले टाइटल मेंशन करते हो, देन सब टाइटल, देन आफ्टर दैट अब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, सो दिस शुड बी योर फर्स्ट पेज. बिब्लियोग्राफी मीन्स, नाउ बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है. सो वेदर इट इज फुट नोट, फुट नोट यानी कि जो सबसे नीचे आप लोग नोट्स लिखते हो. ओके, और जो नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं रीडर के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए पूरे रिसर्च रिपोर्ट को. एंड बेसिकली फुट नोट ये पार्ट हम लोग मेंशन करते हैं ताकि अगर कोई भी चीज़ रीडर को समझ में नहीं आ रही है, सो दे कैन अंडरस्टैंड देम बाय यूजिंग द फुट नोट. देन कोटेशंस, यानी कि ऐसे कोटेशंस हम लोग यूज़ करते हैं ना. ओके, दोज आर द कोटेशंस. देन लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड, सो बिब्लियोग्राफी ये एक लिस्ट है जितने भी बुक्स आपने रेफर किए हैं. एंड बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है कि एक ही पर्सन के ऊपर उसने क्या क्या किया है उसके पूरे लाइफ में, उसका रिटन अकाउंट. सो दिस इज नथिंग बट द बायोग्राफी. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड, जो कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आप सभी को बताया था कि बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस का भी पार्ट होता है. एंड ये भी एक पार्ट होता है कि कितने सारे बुक्स को आपने रेफर किया है. ऑल ऑफ यू गेटिंग, मतलब आउट ऑफ रेफरेंसेस का जो पार्ट है वो भी इसमें होता है, एंड रेफरेंसेस का पार्ट भी बिब्लियोग्राफी में होता है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. ओके, द कंटेंट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स विच आर. सो बेसिकली पूरे रिसर्च रिपोर्ट का जो कंटेंट होता है वो हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. सो ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? सो प्रीफेटरी आइटम्स, टेक्स्ट, टर्मिनल और रेफरेंसेस, ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट आप देखो, सो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब उसको हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. एंड उसमें से पहला पार्ट होता है प्रीफेटरी आइटम. सो लेट अस सी कि प्रीफेटरी आइटम में क्या क्या आता है. सो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ओके, इंक्लूडिंग अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें बेसिकली प्रीफेटरी आइटम्स में आती है. देन टेक्स्ट, सेकेंड क्लासिफिकेशन, सेकेंड थिंग इन द क्लासिफिकेशन इज टेक्स्ट. सो टेक्स्ट में आप लोग मेंशन करते हो कि आपने रिसर्च मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं. सो बेसिकली इसमें आप मेंशन करते हो कि डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं, डेटा एनालिसिस मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं. सो बेसिकली आपने पूरा रिसर्च आपने कैसे किया है. सो मतलब एक्टिविटीज़ क्या की है पूरे रिसर्च प्रोसेस में, ये सब एक्टिविटीज़ टेक्स्ट पार्ट में आता है. एंड योर थर्ड पार्ट विल बी टर्मिनल और रेफरेंसेस. So in this part you write the references and as well जो result section होता है, जो conclusion and discussion part होता है, ये सब parts जो end में आते हैं research report के, ये सब parts third section में आते हैं. Okay, and that's why your correct answer should be 4,
दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज ये तीनों भी पूरे रिसर्च रिपोर्ट के कंटेंट्स है एंड पूरे रिसर्च रिपोर्ट को हम लोग इन 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. ओके, द लिस्ट ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूरे रिसर्च प्रोसेस को रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है, ओके, एंड पूरे रिसर्च रिपोर्ट में अगर आपने कुछ स्पेशल टर्म्स या फिर फ्रेजेस यूज़ किए हैं, सो उसकी जो लिस्ट होती है वो आप कहाँ पे लिखोगे. एंड बेसिकली ये लिस्ट हम लोग लिखते हैं एंड उसके सामने हम उन पर्टिकुलर जो टर्म्स या फिर फ्रेजेस होती है उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो भी हम लोग उनके सामने लिखते हैं. सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट. सो वेदर हम उनको फुटनोट बोलते हैं या फिर कोटेशंस या फिर ग्लोसरी या फिर बिब्लियोग्राफी. सो बेसिकली इसे ग्लोसरी कहा जाता है, यानी कि शब्दावली, बिकॉज जितने भी स्पेशल टर्म्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनके मीनिंग्स हमें पता नहीं होते हैं, सो ये सब चीज़ें बेसिकली ग्लोसरी पार्ट में आती है. एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली फुटनोट क्या होते हैं, कोटेशंस क्या होते हैं एंड एज वेल बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जो कि हमने इसी वीडियो में देखा. That's why your correct answer should be 3, that is glossary. And abstract is देखो abstract क्या है, whether it is synopsis, quotations, glossary, bibliography. Okay? सो साइड में मैंने आप सभी को हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड किया है अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है. एंड स्टूडेंट्स, आई वांट कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ. दिस इज बेसिकली द होमवर्क क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है एग्जैक्टली. And that's why I want the answers. In a survey there is an enumerator and a dash. So survey method में enumerator एक होता है and दूसरा person कौन होता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सर्वे ये एक रिसर्च मेथड है एंड सर्वे में हम सभी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं रिस्पोंडेंट्स को एंड रिस्पोंडेंट्स हमें उनके रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं. सो यहाँ पे इन्यूमरेटर इज़ नथिंग बट द रिसर्चर इटसेल्फ. सो सर्वे में रिसर्चर एक होता है, मतलब रिसर्चर जो क्वेश्चंस बना के रिस्पोंडेंट्स को पूछता है एंड दूसरा जो होता है ऑब्वियसली those would be the respondents. Okay, मतलब the second person will be respondent and that's why the correct answer to this question is 2, because guide तो नहीं होगा, supervisor नहीं होगा and as well messenger तो नहीं होगा. So your correct answer should be 2, that is respondent. नेक्स्ट इज सर्वे इज अ डैश स्टडी. सो सर्वे ये किस प्रकार का स्टडी है, वेदर इट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी, वेदर इट इज फैक्ट फाइंडिंग स्टडी और एनालिटिकल स्टडी और सिस्टमैटिक स्टडी. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सर्वे में हमें उस समय का जो डेटा होता है वो मिलता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इस समय में मैं क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स को पूछ रही हूँ एंड आफ्टर सम टाइम मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे रिस्पोंडेंट्स से. सो बेसिकली मुझे रियलिटी में जो ओपिनियंस है रिस्पोंडेंट्स के वो मिल रहे हैं एंड दैट्स वाई जो फैक्ट एक्चुअली है रियलिटी में उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मुझे सर्वे से मिलती है एंड दैट्स वाई सर्वे इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी. मतलब अगर मुझे फैक्ट जानना है, मतलब अगर मैं फैक्ट जानने की कोशिश करती हूँ देन फॉर दैट सेक मैं सर्वे रिसर्च मेथड या फिर सर्वे डेटा कलेक्शन मेथड का इस्तेमाल करूँगी. ओके, एंड सर्वे ये कभी कभार डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी होता है बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस प्रकार के क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स को पूछते हो. सो बेसिकली अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो देन ऑब्वियसली यू गेट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. बट अगर आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो देन इन दैट सिचुएशन आपको सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ही मिलती है. बट मोर ऑफन सर्वेज में क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि आपको फैक्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन मिल सके. एंड एनालिटिकल तो है नहीं सर्वे, बिकॉज इसमें हमें रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स मिलते हैं. सो बेसिकली जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है उसका एनालिसिस तो हम लोग सर्वे में करते नहीं है एंड एज वेल इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी बट इससे भी ज़्यादा इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी. बिकॉज साइंटिफिक मेथड्स और यू कैन से रिसर्च मेथोडोलॉजी में सब रिसर्च प्रोसेसेस और सब रिसर्च मेथड्स ये सिस्टमैटिक होते ही है बट उसके अलावा उनके काफ़ी यूनिक फीचर्स भी होते हैं. सो उनमें से एक यूनिक फीचर है ये है कि सर्वे इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस इन विच ओनली 2 alternatives आर पॉसिबल इज कॉल्ड.
सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या बुलाते हैं जिनके सिर्फ दो ही ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल है. सो दो ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है कि जैसे कि ट्रू और फॉल्स दो ही ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल होते हैं, और अग्री, डिसअग्री, सो यही दो ही ऑल्टरनेटिव्स उनके पॉसिबल होते हैं. मतलब अगर आप किसी को क्वेश्चंस पूछते हो देन उन क्वेश्चंस के सिर्फ दो ही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. इधर आप ट्रू बोलो या फिर फॉल्स बोलो, अग्री बोलो या फिर डिसअग्री बोलो, येस बोलो या फिर नो बोलो. सो इन प्रकार के क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है? सो वेदर वी कॉल देम एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डाइकोटोमस क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को डाइकोटोमस क्वेश्चंस कहा जाता है, बिकॉज डाइकोटोमस का मतलब ही ये है कि दो ही ऑल्टरनेटिव्स होना, मतलब दो ही पॉसिबल आंसर्स होना, जैसे कि येस और नो, अग्री और डिसअग्री, ट्रू और फॉल्स. सो दिस क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज डाइकोटोमस क्वेश्चंस. एंड आई होप सो कि आप सभी फैमिलियर है कि एग्जैक्टली व्हाट आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस है. ओके, सो बेसिकली दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं एंड उनमें से एक ही करेक्ट आंसर होता है. ओके, एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मिलते हैं. इसमें कोई भी ऐसे चॉइसेस हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं रिस्पोंडेंट्स को. रिस्पोंडेंट्स खुद उनके ओपिनियंस हमें बताते हैं डिस्क्रिप्टिवली. ओके, देन व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन? सो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग इंटरव्यू के पहले या फिर प्रॉपर क्वेश्चनेयर्स बनाने के पहले बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चरली उनको हम लोग बनाते हैं. ओके, उनको एक काफ़ी यू कैन से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट उनका होता है एंड वही क्वेश्चंस हम लोग इंटरव्यूज में पूछते हैं या फिर क्वेश्चनेयर्स में पूछते हैं. सो दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस. ओके, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2, दैट इज डाइकोटोमस क्वेश्चंस. द मेन प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चनेयर इज, देखो क्वेश्चनेयर ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है एंड उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है? सो फर्स्ट इज एक्सेसिबल टू डाइवर्स रिस्पोंडेंट. अगर कोई भी डेटा कलेक्शन मेथड से हम लोग डाइवर्स रिस्पोंडेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं देन ऑब्वियसली ये उसका मेन प्रॉब्लम नहीं रहेगा. बेसिकली दिस शुड बी द एडवांटेजेस फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग बहुत ही कम समय में काफ़ी सारे डाइवर्स लोगों तक पहुंचते हैं. सो दिस कुड बी योर एडवांटेज, नॉट अ डिसएडवांटेज. तो ये तो एलिमिनेट हो गया. ग्रेटर एनोनिमिटी यानी कि यहाँ पे जो आइडेंटिटीज़ होती है रिस्पोंडेंट्स की वो काफ़ी छुपाई जाती है. सो बेसिकली रिसर्चर डज नॉट नो अबाउट कि रिसर्चर का नाम क्या है, मतलब उसका जेंडर क्या है, उसकी बेसिकली उसकी आइडेंटिटी क्या है वो पता नहीं होती है. एंड as well this is as well advantageous. okay, because ये बहुत ही अहम बात है और यू कैन से कि एथिकली, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में एथिक्स के मुताबिक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि एनोनिमिटी होनी चाहिए, which is really ethical thing. okay, and that's why this option gets eliminated. shows an inability of respondent to provide information. yes, so questionnaire का यही एक मेन प्रॉब्लम होता है कि कई बार रिस्पोंडेंट्स इनेबल होते हैं ताकि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. जैसे कि फॉर एग्जांपल कई क्वेश्चंस सेंसिटिव होते हैं एंड दैट्स वाई रिस्पोंडेंट्स रिफ्यूज़ करते हैं हमें आंसर्स देने में, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर सेंसिटिव एंड उनके आंसर्स भी काफ़ी सेंसिबल होते हैं एंड दैट्स वाई रिस्पोंडेंट्स को लगता है कि वेदर दे शुड आंसर देम और नॉट. एंड कभी कभार हम रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चनेयर देते हैं बट रिस्पोंडेंट्स कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. जैसे कि टाइम है, जैसे कि उनको लगता है कि वेदर दे वांट टू गिव द आंसर और नॉट. एंड एज वेल हम लोग उनको फोर्स भी नहीं कर सकते कि येस यू शुड पार्टिसिपेट इन द स्टडी, आपको मुझे रिस्पॉन्सेज देने ही चाहिए. एंड एज वेल कभी कभार रिस्पोंडेंट्स ऐसे एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी ही ना हो या फिर उनके पास डिवाइसेस ही ना हो. सो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे एंड दैट्स व्हाई द मेन प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चनेयर इज दैट कि it shows an inability of respondent to provide information. okay, that's why this is the correct answer. next is what are types of survey methodologies. देखो सर्वे मेथोडोलॉजीज के बहुत टाइप्स होते हैं. सो यहाँ पे उनके बारे में पूछा है.
सो वेदर दे आर ऑनलाइन सर्वेज, फोन सर्वेज, क्वालिटेटिव सर्वेज और ऑल ऑफ दिस। सो सर्वेज के बहुत सारे मेथोडोलॉजीज होते हैं। सो उनमें से एक है कि ऑनलाइन सर्वेज। ऑनलाइन सर्वेज यानी कि इंटरनेट की हेल्प से हम लोग ऑनलाइन मोड से क्वेश्चनेयर्स शेयर करते हैं रिस्पोंडेंट्स के साथ, जैसे कि हम लोग मेल से शेयर कर सकते हैं या फिर बहुत सारे मैसेंजर ऐप्स है और कम्युनिकेशन ऐप्स है, वहाँ से हम लोग इंटरनेट के थ्रू क्वेश्चनेयर्स शेयर करते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज ऑनलाइन सर्वेज। फ़ोन सर्वेज का मतलब होता है कि फ़ोन पे बात करने से हमें आंसर्स मिलते हैं रिस्पोंडेंट से। सो दोज आर फ़ोन सर्वेज। क्वालिटेटिव सर्वेज यानी कि ऐसे सर्वेज जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वी गेट द डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज। सो दोज आर क्वालिटेटिव सर्वेज। सो ये सारे के सारे सर्वे मेथोडोलॉजीज है एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल्स विलिंगनेस टू रिपोर्ट। सो इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड ऐसा है जो लोगों को रिपोर्ट करने की उनकी जो विलिंगनेस होती है उससे वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड ऐसा है जो लोगों की जो राय है रिपोर्ट देने की, ओके, या फिर हमें रिस्पॉन्सेज देने की, उस पर वो डिपेंड नहीं होता है। मतलब बेसिकली डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्सेज ऑफ द पीपल। ओके, so whether it is a case study or interview or questionnaire or observation. Now all of you understood that कि इनमें से सिर्फ observation ये एक डेटा कलेक्शन मेथड ऐसा है जहाँ पे लोग हमें आंसर्स देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते, इस बात से कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर सिर्फ रिस्पोंडेंट्स को ऑब्जर्व करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है एंड दैट्स वाई यहाँ पे बात ही नहीं आती है कि लोग हमसे बात करें, लोगों की राय जानने की हम लोग कोशिश करें। सो इट्स एन ओनली ऑब्जर्वेशन मेथड एंड दैट्स वाई रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है कि एग्जैक्टली लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हाउ दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, सो लाइक दैट। ओके, एंड दैट्स ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है बेसिकली दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल्स विलिंगनेस टू रिपोर्ट। बट केस स्टडी, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर, इन तीनों ही डेटा कलेक्शन मेथड्स में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर लोग हमें रिस्पॉन्सेज देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 4 over here, that is observation. Which technique of qualitative data collection is followed by researcher to understand people and their behavior through direct, focused and non-verbal interaction in their natural setting? So basically इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड ऐसा है, ओके, जिसमें रिसर्चर लोगों को जानने की कोशिश करता है एंड एज वेल उनके बिहेवियर को जानने की कोशिश करता है थ्रू डायरेक्ट, फोकस्ड एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन विद द पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग। सो यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप नॉन वर्बल वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दो कि इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड और डेटा कलेक्शन मेथड ऐसा है जिसमें हमें नॉन वर्बल इंटरेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वहाँ पे कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ऑब्वियसली योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑब्जर्वेशन, बिकॉज इनमें से सिर्फ ऑब्जर्वेशन यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है and that's why this is the non-verbal interaction with the people in their natural setting. But interview and case study ये दोनों भी data collection methods ऐसे हैं जहाँ पे हमें लोगों से verbally communicate करने की ज़रूरत पड़ती है। Okay, this is the main thing that you should consider over here and that's why your correct answer should be 2. Okay, that is observation. Next is questionnaire is widely used tool in which type of research? सो इनमें से कौन से रिसर्च में आप क्वेश्चनेयर वाइडली यूज़ करते हो एज अ डेटा कलेक्शन टूल? सो वेदर इट इज़ सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च. So obviously all of you now understood that, and yes as well this question is really very easy to understand. So the correct answer should be 1, that is survey research, because इनमें सिर्फ survey research method ऐसा है जिसमें
बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड दोज क्वेश्चंस आर नथिंग बट द क्वेश्चनेयर्स। एंड दैट्स वाई सर्वे रिसर्च में क्वेश्चनेयर, ये जो डेटा कलेक्शन टूल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है देन अदर रिसर्च मेथड्स। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो हमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं एंड उनको स्टैटिस्टिकली टेस्ट भी करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें पास्ट इवेंट्स को जानना होता है, एंड फॉर दैट हम लोग काफ़ी सारे जो पास्ट में हुए गए लिटरेचर होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे रेफ़र करते हैं, एंड एज वेल जो पास्ट में लोग थे उनको रिकॉर्डिंग्स जो है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। केस स्टडी रिसर्च में तो हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो केस स्टडी रिसर्च में बेसिकली फेस टू फेस इंटरव्यू की ज़्यादा ज़रूरत होती है दैन क्वेश्चनेयर, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. नेक्स्ट इज स्केड्यूल इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू। सो स्केड्यूल ये भी एक डेटा कलेक्शन टेक्निक है, बट ये हम किसके थ्रू करते हैं? सो वेदर इट इज़ पोस्ट या फिर मतलब पोस्ट करने से, या फिर टेलीफोन मतलब टेलीफोन के थ्रू, या फिर इन्यूमरेटर का मतलब होता है रिसर्चर। सो यहाँ पे इन्यूमरेटर इज़ नथिंग बट रिसर्चर, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, स्केड्यूल ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है जहाँ पे हमें डेटा इन्यूमरेटर के थ्रू मिलता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। सो बेसिकली स्केड्यूल एंड क्वेश्चनेयर ये दोनों भी सिमिलर ही डेटा कलेक्शन मेथड्स है, बिकॉज इन दोनों में भी हम लोग लोगों को क्वेश्चंस पूछते हैं, बट एक ही डिफरेंस ये है कि क्वेश्चनेयर जो होता है इसमें बेसिकली रिस्पोंडेंट्स हमें आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, ओके, बट क्वेश्चनेयर में ऐसा नहीं होता है, बट स्केड्यूल में ऐसा नहीं होता है। सो स्केड्यूल में हमें रिसर्चर आंसर्स देते हैं, मतलब एक्चुअली रिसर्चर को रिस्पॉन्सेज मिलते हैं रिस्पोंडेंट से, बट रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे आंसर शीट जो होता है और यू कैन से कि क्वेश्चनेयर जो होता है वो फिलअप नहीं करता है। बेसिकली यहाँ पे रिसर्चर क्वेश्चनेयर फिलअप करता है, उसे हम लोग स्केड्यूल बुलाते हैं। सो आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए जाते हो, सो वहाँ पे आपको एक प्रोफार्मा दिया जाता है, एंड उस प्रोफार्मा में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें, ओके, एंड ये सब चीज़ें बेसिकली आपको बतानी होती है टू योर इन्यूमरेटर, मतलब वहाँ पे अगर कोई भी सुपरवाइज़र या फिर इन्विजिलेटर हो, उनको ये सब चीज़ें आपको बतानी होती है, एंड बेसिकली वो सुपरवाइज़र या फिर इन्विजिलेटर वो सारे चीज़ों को फिलअप करता है, आप खुद फिलअप नहीं करते हो। एंड दैट्स वाई स्केड्यूल ये एक ऐसी टेक्निक है और जो बेसिकली इन्यूमरेटर के थ्रू होती है, एंड क्वेश्चनेयर ये एक ऐसी टेक्निक है जो रिस्पोंडेंट्स के थ्रू होती है, ओके। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम, ओके, एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज इन्यूमरेटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है? स्केड्यूल मेथड इज कॉस्टली एज कंपेयर टू क्वेश्चनेयर मेथड। सो अगेन यहाँ पे आपको स्केड्यूल मेथड एंड क्वेश्चनेयर मेथड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज कि स्केड्यूल मेथड ये उतना ही एक्सपेंसिव है जितना क्वेश्चनेयर मेथड है। क्वेश्चनेयर इज जनरली फील्ड अप बाय इन्फॉर्मेंट्स, यानी कि रिस्पोंडेंट्स। सो क्वेश्चनेयर ये जनरली रिस्पोंडेंट्स ही फिलअप करते हैं। आइडेंटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट इज नोन इन केस ऑफ स्केड्यूल। सो स्केड्यूल में रिस्पोंडेंट्स की आइडेंटिटी रिसर्चर को पता होती है, एंड आइडेंटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट इज नोन इन केस ऑफ क्वेश्चनेयर। सो क्वेश्चनेयर में रिस्पोंडेंट्स की आइडेंटिटी रिसर्चर को पता होती है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन में बोला है। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि क्वेश्चनेयर एंड स्केड्यूल ये बेसिकली सिमिलर ही डेटा कलेक्शन मेथड्स है, बट उनमें कोई डिफरेंसेस है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि क्वेश्चनेयर में रिस्पोंडेंट्स हमें आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, बट वही स्केड्यूल में हमें रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स हमें इन्यूमरेटर या फिर रिसर्चर के ज़रिए हमें मिलते हैं। एंड द सेकेंड एंड बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट कि रिस्पोंडेंट्स की जो आइडेंटिटी होती है वो हमें क्वेश्चनेयर में पता नहीं होती है। सो बेसिकली आइडेंटिटी इज नॉट नोन इन क्वेश्चनेयर,
बट स्केड्यूल में आइडेंटिटी पता होती है, सो बेसिकली इट इज़ नोन टू द रिसर्चर, एंड तभी रिसर्चर बेसिकली स्केड्यूल यहाँ पे फिलअप करता है और क्वेश्चनर फिलअप करता है. And that's why here in this situation your correct answer should be 4, because identity of respondent is unknown in case of questionnaire. But यहाँ पे exactly opposite बताया गया है, which is incorrect statement, and that's why your correct answer should be 4. Okay. The method of collecting primary data is called. So इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जहाँ से आपको प्राइमरी डेटा मिलता है? Whether it is questionnaire and schedule method, observation and interview method, none of the above, all of the above. So students, until now all of you understood that कि primary data का मतलब ये है कि primary data is the data जो first user इकट्ठा करता है, एंड वो डेटा वहाँ पे ही ओरिजिनली हमें मिलता है जहाँ पे वो ओरिजिनली क्रिएट होता है बेसिकली. एंड दैट्स वाई ऑब्जर्वेशन देखो या फिर इंटरव्यू मेथड देखो या फिर क्वेश्चनएयर देखो या फिर स्केड्यूल मेथड देखो, ये चारों भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स है, बिकॉज इन चारों ही डेटा कलेक्शन मेथड्स में हमें बेसिकली प्राइमरी डेटा मिलता है. बिकॉज इन चारों ही डेटा कलेक्शन मेथड्स में डेटा जो कलेक्ट करता है वो पर्सन बेसिकली उस डेटा का फर्स्ट यूज़र ही होता है, नॉट अ सेकेंड यूज़र. ओके, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज बेस्ड ऑन. सो जब भी हमें अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड को सिलेक्ट करना है, देन इन दैट सिचुएशन वो सिलेक्शन जो है वो किस किस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या फिर किस थिंग्स के ऊपर वो बेस्ड है. सो वेदर इट इज़ नेचर या फिर ऑब्जेक्ट या फिर स्कोप ऑफ स्टडी या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स या फिर टाइम फैक्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, डेटा कलेक्शन मेथड जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. जैसे कि नेचर क्या है स्टडी का, बेसिकली ये नेचर जो है वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है. ओके, देन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे रिसर्च स्टडी का, एंड एज वेल स्कोप क्या है, एज वेल हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल है. बिकॉज बेस्ड अपॉन द फंड्स एज वेल हम लोग तय करते हैं कि वेदर मुझे कौन सा डेटा कलेक्शन और टूल यूज़ करना चाहिए इकोनॉमिकली वुड बी फिजिबल फॉर मी. ओके, एंड एज वेल फिनेंशियली वो मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव एंड अच्छा रहे. एंड एज वेल टाइम फैक्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे पास कितना टाइम है. बिकॉज कई डेटा कलेक्शन मेथड्स ऐसे होते हैं कि जिनको काफ़ी समय लगता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, बट कई ऐसे होते हैं कि जिनको काफ़ी कम समय लगता है. ओके, एंड दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बिकॉज ये सारे के सारे ऐसे डेटा कलेक्शन मेथड्स है, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स है जिनके आधार पर हम लोग डेटा कलेक्शन मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मेल्ड कलेक्टिव ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन अ पब्लिक स्पेस आर टाइप्स ऑफ. ओके, सो मेल्ड मतलब मेल के थ्रू क्वेश्चंस पूछना या फिर मेल के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्टिव डेटा को कलेक्ट करना, ऑनलाइन करना. ऑनलाइन यानी कि नॉट मेल ओनली, ऑनलाइन यानी कि इन एनी केस थ्रू द ऑनलाइन मोड, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अ पब्लिक स्पेस. ये एक्चुअली बेसिकली किसके टाइप से, वेदर इट इज़ क्वेश्चनएयर या फिर इंटरव्यू या फिर सर्वे या फिर केस स्टडी. ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज क्वेश्चनएयर, प्रश्नावली. सो बेसिकली मेल्ड, कलेक्टिव, ऑनलाइन, एडमिनिस्ट्रेशन इन अ पब्लिक स्पेस, ये चारों भी क्वेश्चनएयर के टाइप्स है, ना कि सर्वे के. बिकॉज क्वेश्चनएयर एंड सर्वे में काफ़ी डिफरेंस है. बिकॉज सर्वे ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें हम क्वेश्चनएयर ये एक डेटा कलेक्शन टूल यूज़ करते हैं. सो सर्वे में काफ़ी सारे सर्वे के टाइप्स है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा था, जैसे कि ऑनलाइन सर्वे, फ़ोन सर्वे, ओके, और टेलीफोनिक सर्वे यानी कि फ़ोन सर्वे, ये सब हमने पहले ही देखा था. बट क्वेश्चनएयर के ये टाइप्स है जैसे कि मेल्ड, कलेक्टिव, ऑनलाइन, एडमिनिस्ट्रेशन इन अ पब्लिक स्पेस. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. एंड देखो ये तो टाइप्स इंटरव्यू के हो नहीं सकते, बिकॉज इंटरव्यू ये मेल के थ्रू या फिर ऑनलाइन हम लोग लेते नहीं है, एंड एज वेल केस स्टडी तो है ही नहीं. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज क्वेश्चनएयर. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो इनमें से कौन से ऑब्जर्वेशन के टाइप्स है.
qualitative and quantitative, flexible and inflexible, participant and non-participant, fundamental and applied. So now all of you understood that कि qualitative and quantitative ये दोनों भी research methods के types है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड ये दोनों भी रिसर्च टाइप्स है. सो ये तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. सो रह गए ऑप्शंस 2 एंड 3. सो उनमें से एक हमें चूज करना है. सो योर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर खुद उस कम्युनिटी में या फिर सोसाइटी में या फिर पार्टिसिपेंट्स के साथ रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट होता है. एंड पार्टिसिपेंट्स जितने भी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वही एक्टिविटीज़ रिसर्चर खुद करता है, उसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं. यानी कि रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स के साथ एक्टिविटीज़ भी करता है एंड उसी समय वो पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व भी करता है. एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट के साथ रिसर्चर पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करता है. सो ये दो टाइप्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड. ओके, नेक्स्ट इज इन अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द गोल इज टू ऑब्टेन आंसर्स टू. सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमारा गोल ये होता है कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए. सो वेदर इट इज लूजली डिफाइंड क्वेश्चंस या फिर क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस दैट आर वेग. वेग का मतलब होता है अनक्लियर और यू कैन से कि अस्पष्ट. वेरी जेनेरिक क्वेश्चंस यानी कि बहुत ही सामान्य क्वेश्चंस. सो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिसर्चर इंटरव्यू लेता है फ्रॉम देयर रिस्पोंडेंट्स. ओके, सो रिसर्चर के पास पहले से ही एक गाइड होता है एंड उस गाइड में वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले से ही बना के रखता है कि उसको कैसे क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस उसको इंटरव्यू में उसके रिस्पोंडेंट्स को पूछने हैं. एंड दैट्स वाई द मेन गोल ऑफ द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ दैट कि उसमें रिसर्चर को उन्हीं डिफाइंड क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं जो क्वेश्चंस उसने पहले से ही तय करके रखे हैं कि उसको क्या पूछने हैं इंटरव्यू सेशन में. एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी दो दैट इज क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चंस. देखो जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन के हमने दो टाइप्स देखे, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. वैसे ही इंटरव्यू के भी दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. जैसे कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से ही क्वेश्चंस हम डिफाइन करके रखते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं. बट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऐसा होता नहीं है. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस कैसे भी रिस्पोंडेंट्स को पूछे जाते हैं एंड एज वेल वहाँ पे रिस्पोंडेंट्स को काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उनको क्या क्या आंसर्स प्रोवाइड करने हैं. ओके, बट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऐसे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है. जो क्वेश्चंस पहले से ही डिसाइड करके रखे हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. And that's why the main goal over here is that to get answers to the clearly defined questions. And that's why loosely defined questions तो आएंगे नहीं, so this gets eliminated. And जो questions unclear है obviously ये तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं. And बहुत ही सामान्य प्रश्न यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं. So your correct answer should be 2. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything. And इस session में मैंने almost सब data collection methods लेने की कोशिश की है. जैसे कि questionnaire मैंने यहाँ पे लिया, observation is another data collection method. Then schedule देखा हमने, what is that, as well we have seen interview. So ये सारे के सारे basically common used data collection methods है. And as well survey is a research method, but as well survey is a data collection method in the quantitative research. Okay, that's why I hope all of you understood everything, but still if you have any doubts you can ask me in the comment box.